कल अपन पढ़ रहे थे साहित्य मेल। अपन ने मेल पढ़ना स्टार्ट किया था और ये पढ़ा था कि ईमेल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। और उसके बाद में अपन ने कहा था कि ये जो भेजने के लिए जो ऑप्शन प्रयोग में लिए जाते हैं वो कितने होते हैं, दो प्रकार के। एक तो होता है सीसी, सीसी का मतलब कार्बन कॉपी। यदि अपन जिसको भी मेल भेजे तो सभी प्राप्तकर्ताओं को यदि आपस में जानकारी रहे कि किन किन को मेल प्राप्त हुई है, तब तो कौन सा ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। और यदि अपन चाहते हैं कि उनको आपस में पता ही नहीं लगे, तब कौन से ऑप्शन के द्वारा अपन मेल सेंड करेंगे, बीसीसी। दूसरा अटैचमेंट कितने एमबी तक होता है, 25। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि कोई भी यूजर है उसके लिए जो अवांछनीय मेल है वो क्या कहलाते हैं, स्पैम, यानी कि वो कभी नहीं चाहता कि ऐसे मेल उसको प्राप्त हो। दूसरे नंबर पे अपन ने पढ़ा था जंक मेल, यानी कि जो अनुपयोगी मेल होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं, जंक मेल के नाम से जानते हैं। ऐसे मेल जो कभी भी सेंड नहीं किए गए हो, अर्थात मेल क्रिएट तो कर लिया गया लेकिन भेजा नहीं गया, वो कौन सा कहलाता है, ड्राफ्ट। और ईमेल का रिसाइकल बिन क्या कहलाता है, ट्रेस। नेक्स्ट देखो, ये अपन ने एक कोई ईमेल एड्रेस है उसके बारे में चर्चा की थी। ईमेल एड्रेस तो अपन ने देखा था कि @ के पहले वाला जो सिंबल होता है, सॉरी इस @ सिंबल के पहले जो भी लिखा हुआ होता है वो क्या होता है, यूजर नेम। और @ के बाद में जो कुछ भी लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं, डोमेन नेम। यूजर नेम और डोमेन नेम को आपस में जोड़ने का कार्य किसके द्वारा, @ के द्वारा। यहाँ यूजर नेम अधिकतम कितने लेटर का हो सकता है, 64। @ कितना हुआ, 1। और जीमेल है वो डोमेन नेम अधिकतम कितने का हो सकता है, 255। तो किसी भी एक मेल एड्रेस में अधिकतम कैरेक्टर की संख्या कितनी होगी, 320। उसके बाद में अपन ने और चर्चा की थी कि कौन कौन सी मेल प्रोवाइडिंग कंपनीज है, था डोमेन नेम कौन कौन से हैं। तो गूगल के लिए जो मेल सर्विस है उसका डोमेन नेम क्या है, जीमेल। आपके याहू के लिए क्या है, वाई मेल और याहू मेल। इसके अलावा रेडिट मेल, एक मैंने बताया था आपको, इंडियन थे सबीर भाटिया, और उन्होंने कौन सी फ्री मेल सर्विस चालू की थी, वो कौन सी थी, हॉटमेल। कौन सी थी, हॉटमेल। बाद में किसको बेच दिया गया, बाद में बेच दिया गया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को। किसको बेच दिया गया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो, मैंने आपको बताया था कि सूट एप्लीकेशन बताया था मैंने आपको, और एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस। और इस एमएस ऑफिस में मैंने आपको बताया होगा एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ऐसे नाम अपन ने सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर पढ़े थे, तबे पढ़े थे। और ये भी कहा होगा कि एक ही एमएस ऑफिस होता है, ये एक प्रकार का सूट एप्लीकेशन होता है। और इस सॉफ्टवेयर को एक को डाउनलोड करने पर आपको खूब सारे अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर इसमें प्राप्त होते हैं। जैसे आपका एमएस वर्ड प्राप्त होता है, एक्सेल प्राप्त होता है, पावर पॉइंट प्राप्त होता है, एक्सेस प्राप्त होता है। इस प्रकार के खूब सारे अपने को क्या प्राप्त होते हैं, साथ में सॉफ्टवेयर प्राप्त होते हैं। यानी कि एक इंस्टॉल करो और ये ग्रुप में आपको एक साथ प्राप्त होंगे। उनमें एक होता है, वो होता है आपका एमएस आउटलुक। कौन सा है, एमएस आउटलुक। ये एमएस आउटलुक जो आपका सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर है, ये आपको मेल के लिए सॉफ्टवेयर होता है। किसके लिए होता है, मेल के लिए। यानी कि आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अपने मेल मेंटेन करना चाहते हो, मेल भेजना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, पूरा का पूरा अपना ईमेल से संबंधित सभी कार्य है, तो वो आप एमएस ऑफिस के एमएस आउटलुक में अपना पूरा कार्य कर सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि एमएस आउटलुक किससे संबंधित है, तो मेल से संबंधित। ठीक है, तो कहां तक लिख दिया था अपन ने, यहां से लिखना है, ईमेल एड्रेस से लिखो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सबको, लिखो फटाफट। लिखो ईमेल एड्रेस और ये एग्जांपल लिखो। ये लिखा यहां तक, फिर नीचे लिखो अधिकतम कैरेक्टर की संख्या
या अपन ने जिस प्रकार से आपको समझ में आनी योग्य है वैसे लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लिखो अधिकतम कैरेक्टर की संख्या, अधिकतम कैरेक्टर की संख्या, और यूजर नेम के नीचे 64, एट द रेट के नीचे 1 और डोमेन नेम के नीचे 255 और इक्वल टू लिख दो 320। लिख दिया। फिर लिखो डोमेन, डोमेन जीमेल, वाई मेल या याहू मेल, रेडिट मेल, हॉटमेल, हाँ लिख दिया। इस हॉटमेल में लिखना सबीर भाटिया द्वारा, सबीर भाटिया द्वारा विकसित, सबीर भाटिया द्वारा विकसित निशुल्क मेल सर्विस है, सबीर भाटिया द्वारा विकसित निशुल्क मेल सर्विस, हाँ हॉटमेल में सबीर भाटिया द्वारा विकसित निशुल्क मेल सर्विस, मेल सर्विस लिख दिया। फिर लिखो एमएस आउटलुक, अलग से लिखना, लाइन छोड़ के पैराग्राफ चेंज करके लिखना एमएस आउटलुक, एमएस आउटलुक, एमएस आउटलुक। इसमें लिखो यह एमएस ऑफिस, यह एमएस ऑफिस से संबंधित एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यह एमएस ऑफिस से संबंधित एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग मेल से संबंधित कार्यों के लिए किया जाता है, जिसका प्रयोग मेल से संबंधित कार्यों के लिए, मेल से संबंधित कार्यों के लिए किया जाता है। लिख दिया। अब अपनी कॉपी कर दो बंद, कॉपी कर देनी है आपको बंद। हो सकता है कि अभी तक अपन ने जितनी भी अपन ने कंटेंट पढ़ा, आप में से किसी को जानकारी हो, कोई थोड़ा बहुत जानता हो, या कई बार आपने अलग अलग कंपटीशन के लिए पढ़ी होगी, लेकिन यह है सर्वप्रथम आपके इसी बार ऐड किया गया टॉपिक है। एकदम सारी की सारी चीजें हैं वो आपके लिए नई होगी, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब देखो, सबसे पहले इसमें बात करते हैं आईसीटी के सामाजिक प्रभाव। कोई भी यदि आपके समाज में कोई नई व्यवस्था आती है तो उस व्यवस्था से हो सकता है कि दो प्रकार के प्रभाव पड़ते हो, एक सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं और दूसरे नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। अभी तक अपने जितने भी पढ़ा वो सारे के सारे आईसीटी के सकारात्मक सामाजिक प्रभाव थे। कौन से थे? सकारात्मक सामाजिक प्रभाव, यानी कि समाज को इनसे लाभ ही पहुंचता है। जितनी भी अपन ने चीजें देखी, जैसे संचार है वो बहुत तीव्र गति के साथ अपना संपन्न होने लगा है। पहले संचार करने में, सूचनाएं संप्रेषित करने में अधिक समय लगता था। आजकल अपन
अपना जो संचार है वो बहुत तेज गति के साथ हो रहा है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए अपन किसी भी व्यक्ति से चंद सेकंड में आराम से आभासी रूप से बात करने में सक्षम है। अर्थात वो अपने लिए क्या है, सकारात्मक प्रभाव। लेकिन सकारात्मक एक भी नहीं पूछा जाएगा। पूछे कौन से जाएंगे अपने एग्जाम में? अपने पूछे जाएंगे नकारात्मक प्रभाव। इसका सीधा सा मतलब सामाजिक प्रभाव का अपने को इस रूप में देखना है कि इन आईसीटी से क्या क्या खतरे हो सकते हैं, समाज में कौन कौन से खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, उन पर अपने को थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब देखो इसमें कुछ शब्दावली आएगी। क्या आएगी? इनमें कुछ शब्दावलियां। जो कंटेंट आप सोच रहे हो वो 1% भी नहीं है इसमें, है ना, कि इसके लाभ लिखवा दूंगा मैं एक साइड में इसकी हानियां लिखवा दूंगा, वो नहीं है। इसमें कुछ आपको विशिष्ट शब्दावलियां याद रखनी है और वो 100% क्वेश्चन देके जाएगी। और यहां से ये समझ लो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आपके क्वेश्चन आने की सबसे अधिक प्रबल संभावना है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। केवल और केवल इसमें शब्दों का ही महत्व होगा, इसके अलावा किसी का भी महत्व नहीं है ना। तो कुछ विशिष्ट शब्दावली है, उसको अपने को क्लियर करना है। इसमें एक शब्द आता है गोपनीयता। कौन सा शब्द है? गोपनीयता। हाँ जी, जितना मेल अपना पूरा कार्य करते हैं, जैसे मेल भेजना, क्रिएट करना, सेंड करना, वापस रिसीव करना, वो सारे के सारे अगर अपन चाहें कि अपन किसी ब्राउजर में नहीं संपादित करके अपन किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में करें ताकि अपने कार्य और अधिक सही ढंग से हो सके, उसके लिए वो क्या है कि सॉफ्टवेयर। अब यदि उसमें अपनी मेल ओपन कर लेंगे अपन तो सारे कार्य उसी में ही होने लगेंगे। अब उसका प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है जो बड़े कंपनीज वगैरह के एम्प्लॉय होते हैं, उनके पूरा काम ही किस बेस्ड होता है? मेल बेस्ड ही होता है ना। तो उनको फिर उस ब्राउजर में बार बार वो मेल से संबंधित मेंटेनेंस करने में उनको प्रॉब्लम आती है, तो उनकी वजह से वो उधर एमएस आपके आउटलुक में कार्य करते हैं। दूसरा, जैसे इधर मल्टीमीडिया भेजने में कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि 25 MB तक ही भेज सकते हैं, और आपके जैसे जीमेल से एक दिन में अधिकतम 500 मेल ही भेज सकते हैं। तो उस प्रकार की रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाती है किसमें? आउटलुक में। वो उनको थोड़ा सा बड़ा व्यापक दायरा प्रदान करता है, इसलिए वो प्रोफेशनली रूप से मेल सर्विस के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं? आउटलुक का। ठीक है, अब देखो एक शब्द आता है गोपनीयता। गोपनीयता को अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइवेसी। क्या बोलते हैं? प्राइवेसी। इसके लिए एक शब्द और होता है, उसको बोलते हैं सेक्रेसी। कौन सा शब्द होता है? सेक्रेसी। लिखना नहीं, एक बार है ना, लिखना नहीं है, ध्यान से सुनना है। गोपनीयता या प्राइवेसी या सेक्रेसी से क्या मतलब है? आपके पास सबके अपना अपना मोबाइल है, उस मोबाइल में सबके पास अलग अलग प्रकार की सूचनाएं। अब उन सूचनाओं पर उनका उपयोग करने का केवल और केवल आप स्वयं को अधिकार है, किसी भी दूसरे व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वो आपके इन सूचनाओं का उपयोग कर सके। वही आपकी क्या कहलाती है? गोपनीयता। यदि किसी भी सूचनाओं पर जिस व्यक्ति का पूर्ण स्वामित्व है केवल वही उन सूचनाओं का उपयोग कर सके, उसके अतिरिक्त या उसकी अनुमति के बिना यदि कोई भी व्यक्ति उन सूचनाओं का उपयोग नहीं कर सके तो गोपनीयता बरकरार है। और यदि आपकी अनुमति के बिना या आपकी अनुपस्थिति में आपकी सूचनाएं हैं, वो कोई भी व्यक्ति एक्सेस कर रहा है या उनका उपयोग कर रहा है, इसका मतलब आपकी उन डिवाइसेज में या आपकी उन व्यवस्था में गोपनीयता नहीं है, प्राइवेसी नहीं है। अब देखो इस गोपनीयता या प्राइवेसी को मेंटेन कैसे रखा जाता है। अगर अपन ये कैसे कह सकते हैं कि हाँ नहीं, इसमें जो भी सूचनाएं हैं वो आपकी प्राइवेट रखी जाएगी, गोपनीय रखी जाएगी, आपकी सूचनाएं आपकी अनुमति के बिना या आपके बिना कोई भी व्यक्ति इनका उपयोग नहीं कर सकता। उसके लिए फिर एक प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसको बोला जाता है अधिप्रमाणन। क्या अपनाई जाती है? अधिप्रमाणन। अधिप्रमाणन को अंग्रेजी में बोल देते हैं ऑथेंटिकेशन। क्या बोलते हैं? ऑथेंटिकेशन। आजकल ऑनलाइन एग्जाम देने जाते हैं तो वो बाहर की तरफ बिठा के अपने पहले फोटो खींचते हैं, फिर बायोमेट्रिक अपने थंब है वो स्कैन किए जाते हैं, आई स्कैन किए जाते हैं। वो प्रक्रिया ऑथेंटिकेशन कहलाती है। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसमें यह जांचा जाता है कि क्या आप वही व्यक्ति हो जिसने आवेदन किया था, क्या आप वही व्यक्ति हो जिसने प्री एग्जाम दिया था और मेन एग्जाम देने आए हो, क्या आप वही व्यक्ति हो जिसने मेन एग्जाम दिया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करवाने आए हो। अर्थात आपका पहले यह पता लगाया जाता है कि आप वास्तविक व्यक्ति हो या नहीं। उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? अब यदि किसी भी सूचना को अपन एक्सेस करना चाहते हैं तो पहले अपने बारे में यह पता लगाया जाएगा कि क्या अपन वही वास्तविक व्यक्ति है जिनका इन सूचनाओं पर पूर्ण स्वामित्व है। अगर
यह पाया जाता है कि अपन वही व्यक्ति है जिनका इन सूचनाओं पर पूर्ण अधिकार है और अपनी ही अधिकृत इन सूचनाओं का उपयोग करने के लिए, तब तो अपने को सूचनाओं का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी, अदरवाइज अपना मना कर दिया जाएगा। अब देखो अधिप्रमाणन के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो एक तरीका होता है, वो होता है पासवर्ड। क्या होता है? अपन अपने मोबाइल के पासवर्ड लगा दें, यदि अपन सही पासवर्ड लगाएंगे तो ही अपने को सूचनाओं को एक्सेस करने की अनुमति प्रदान होगी, अदरवाइज ही नहीं होगी। अर्थात पासवर्ड एक क्या है? ऑथेंटिकेशन का तरीका है। अगर अपन वास्तविक व्यक्ति होंगे तो अपन सही पासवर्ड इनपुट देंगे और कंप्यूटर आपका मोबाइल तुरंत समझ जाएगा कि हाँ इसको सही पासवर्ड पता है, इसका मतलब ये ऑथेंटिकेटेड है, और फिर अपने को क्या कर दिया जाएगा? सूचनाएं आपके समूह का एक्सेस करने के लिए प्रस्तुत कर दी जाएगी। और यदि आपने पासवर्ड गलत एंटर किया है तो कंप्यूटर समझ जाएगा ना भैया तेरी नहीं है ये सूचनाएं, अगर तेरी होती तो तेरे को पासवर्ड सही पता होती। 2 नंबर पे अपन प्रयोग में लेते हैं वो, जैसे पासवर्ड में वो सारी चीजें आ जाती है, फिर आपके पिन आ जाते हैं, आपके पासवर्ड, इसके अलावा आपके फिंगरप्रिंट और आपका फेस लॉक भी तो होता है ना। किसी दूसरे के सामने करो तो वो तुरंत उसमें वो इमोजी बनते हैं ऊपर, है ना। अगर सही फेस के सामने किया तो वो मुस्कुरा कर कहता है यस वेलकम, है ना। और अगर आपने किसी गलत चेहरे को दिखाया है तो ऐसे वो मुंह लटका लेता, बोले ना ऐसे नहीं करना है, गलत बात है ये, तुम्हें नहीं हो, तुरंत मना कर देता है। वो बोले दूसरा चेहरा दिखा, तुम तो नहीं है। वो भी एक क्या है? ऑथेंटिकेशन। तो पासवर्ड में वो सारे तरीके आ जाते हैं आपके जितने भी है। एक आपके पास तरीका होता है, एक होता है कैप्चा कोड। कौन सा होता है? कैप्चा कोड। ये थोड़ा सा अलग प्रकार का है। ये सिर्फ ये जांचने के लिए किया जाता है कि क्या आप मशीन हो या मानव हो। किसके लिए? कई बार क्या होता है कि सूचनाएं हैं वो खुद व्यक्ति एक्सेस नहीं करता, किसी मशीन से करवा ले, और मशीन भी तो सूचनाओं की चोरी कर सकता है। उस कंडीशन में उन सूचनाओं को एक्सेस ये पता करने के लिए कि क्या आप मानव हो या मशीन हो, उस कंडीशन में कौन से कोड के द्वारा जांच की जाती है? अपन देख तो जब भी कोई भी आईडी वगैरह ओपन करते हैं तो ऊपर की तरफ लिखा हुआ आता है अपनी आईडी, यूजर आईडी, नीचे आता है पासवर्ड, और तीसरे नंबर पे अपने को दिया हुआ रहता है कि जो टेक्स्ट आपको बॉक्स में दिया गया है वो इस बॉक्स में भरिए। अब अपन क्या करते हैं, उसमें से देख के अक्षर है वो किस में डालते हैं? सामने वाले बॉक्स में। अब वो जो आपका बॉक्स होता है उसमें टेढ़े मेढ़े कुछ अक्षर लिखे रहते हैं, ऐसे अक्षर लिखे रहते। यह अनएडिटेबल टेक्स्ट होता है। क्या होता है? अनएडिटेबल। अनएडिटेबल टेक्स्ट का मतलब होता है कि जिसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सके, अर्थात संशोधन नहीं कर सकेंगे, कॉपी नहीं कर सकेंगे, संशोधन नहीं कर सकेंगे तो कॉपी। अगर मशीन होता और ये एडिटेबल टेक्स्ट होता या ये सामान्य रूप से लिखा रहता, तब तो मशीन क्या करती? इसको कॉपी करके उसमें पेस्ट कर दे। अब ये रहती है एक फोटो, क्या रहती है? इमेज के रूप में होता है। ये किसी भी टेक्स्ट की फोटो खींची और इसके ऊपर लगा दी जाती है। अब ये टेक्स्ट के रूप में नहीं होकर एक इमेज के रूप में है। अब आप इसके ऊपर टेप करके रखोगे तो भी ये कॉपी पेस्ट होने वाली कोई कंडीशन है नहीं है। आपको केवल और केवल एक ही तरीका है कि इसको देख कर क्या करना होगा, इसमें इनपुट देना होगा, तभी जाके ये पता लगा पाएंगे कि हाँ ये मशीन है या मानव है। यदि आपने उसको सही एंटर कर दिया, इसका मतलब आप देखने, समझने और सुनने योग्य हैं। कई बार ये कैप्चा कोड वॉइस के रूप में भी आते हैं। अपन चाहते हैं कि नहीं मैं तो देख के नहीं इनपुट कर सकता, मैं तो ऑडियो साउंड सुनूंगा, तो उस पर ऑडियो का ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक करते हो तो वो आपको बोल के बता देते हैं अक्सर। मशीन है शायद बोले हुए अक्षरों को वो सही ढंग से प्रोनाउंसिएशन के साथ है वो इनपुट देने में सक्षम है नहीं हो। तो ये जो कैप्चा कोड होता है ये इस बात का पता लगाता है कि आप मशीन हो या मानव। अगर मानव होंगे तो ही आप ये करेक्ट कैप्चा कोड इनपुट दे पाओगे, अदरवाइज ये नहीं दे पाओगे। ठीक है। तीसरा तरीका होता है ओटीपी। तीसरा तरीका कौन सा है? ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी का मतलब क्या होता है? आजकल अपन कई ऐसी ऐप वगैरह प्रयोग में लेते हैं तो जिनमें अपने को तुरंत ओटीपी प्राप्त होता है। यदि 30 सेकंड में अपन इनपुट दे देते हैं तो अपने को सूचनाएं एक्सेस करने का अधिकार मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। अगर अपन कई बार अपने मान लो कि उत्कर्ष ऐप के पासवर्ड भूल जाएं तो अपन चाहते हैं कि पासवर्ड अपने क्या करें, रिकवर, तो उस कंडीशन में अपने ओटीपी सेंड की जाती है, पता किया जाता है कि क्या हाँ तुम वही व्यक्ति हो, कोई दूसरे व्यक्ति तो नहीं हो, तब अपने को क्या सेंड किया जाता है? ओटीपी। ये आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के दौरान सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाने वाली टर्म है, वो कौन सी है? ओटीपी, वन टाइम
पासवर्ड। यदि अपने को कोई भी ट्रांजैक्शन करना है और उस ट्रांजैक्शन की सत्यता जांचनी है कि हाँ सही व्यक्ति द्वारा ही ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, तब अपने पास क्या भेजा जाता है, ओटीपी। यदि ओटीपी अपन सही इनपुट देंगे तो ही अपना क्या होगा, ट्रांजैक्शन आगे की तरफ प्रोसेस होगा, अदरवाइज वहीं पे आपको रोक दिया जाएगा। एक बार एक गांव में एक गुरुजी थे, वो गुरुजी हुए रिटायर, ठीक है। रिटायरमेंट पर उनको 40 लाख रुपए मिले। कितने लाख रुपए मिले? अब घर पे जैसे ही पहुंचे ना तो मास्टरनी जी गेट पे ही तैयार, बोले आधे लाओ। कितने चाहिए? अरे बोले भगवान तुम पैसों का क्या करोगी, मेरे से जो चाहिए ले लेना। बोले नहीं, एक तो मैंने जिंदगी भर आपका साथ दिया तो आधे तो, और दूसरा कभी भी मैं स्कूल भी नहीं गई, उसके बावजूद पूरा गांव मेरे को मास्टरनी जी कहता था, तो आधे तो सही है। बोले नहीं, मास्टर जी ने एक दो दिन में उसको कैसे जैसे करके बावड़ा बनाया, लेकिन नहीं मानी। एक दिन शाम को बैठे बैठे कहे मास्टर जी से कि तुम मेरे को पागल बना रहे हो, मेरे को आधा दे दो, मैं खाते में डाल दूंगी। अरे बोले नहीं, तेरे को खाते वगैरह की जानकारियां नहीं होती है। तो बोले वो पड़ोस में मनोज कुमार है ना, वो बता रहा था एक साथ फोटो खींच के दोनों का एक ही खाता खुलता है। मजबूरी में मास्टर जी को ज्वाइंट अकाउंट खुलाना पड़ा, और ज्वाइंट अकाउंट खुला के वो 40 लाख रुपए उसमें। अब मास्टरनी जी को चैन की नींद आई कि आद्य तो मेरे है। अब एक दिन क्या हुआ, वो फ्रॉड कॉल वालों का फोन आया मास्टरनी जी के पास कि आपके पैसे डबल कर देंगे। बोले ना भैया, यहाँ का काम मैं तो नहीं करूंगा। अरे बोले डबल। अब देखो महिलाएं फिर आखिर में लालच में आई जाती है, आते हैं। मैं बताऊं आपको, तुम बाद में बहस कर लेना थोड़ी देर बाद में ना। आज भी किसी एक ही, मान लो कोई बूढ़ी औरत है, उसके 5 बेटे 500 आईएएस लगे हुए हैं, और उसके बावजूद उसकी जो मम्मी है 500 की, उनको जाकर ये बोलते कि आपके घर में सुख शांति नहीं है, आप 2000 रुपए दो, हम आपके सुख शांति कर देंगे घर में। और 500 आईएएस लगे, उसके बावजूद ही बोले सही बात है, वास्तव में मेरे घर में तो सुख शांति नहीं है, ले मेरी मम्मी से कोई ठक्के ले जाए आज भी, बोलते ना कि तेरा लड़का और ज्यादा विकास करेगा। और बोले किधर से करेगा, 50 किलो से 60 का नहीं हो रहा। और उससे हर बार हर आता है ना, वो कुछ ना कुछ ठक्के ले जाता। मैं कहता हूं हर बार कहते मैं कुछ नहीं होना जाने का, जितना हूं उतना ही रहने का हूं, पढ़ा बहुत अच्छी से अच्छी जगह रहा हूं, इससे ऊपर कहां जाऊंगा मैं। फिर भी उसको कोई ना कोई तो बावड़ा बनाई देता है ना। और आ जाते हैं अपने मम्मी से भी है ना, थोड़ा सा अगर कोई आदमी मेंटली रूप से किसी को पढ़ने में सक्षम हो तो किसी की मदर को पागल बनाया जा सकता है आराम से इस मामले में। अब वो डबल का लालच देके कैसे जैसे उसको मना लिया। अब बोले क्या करना, बोले कि आपके पास कुछ कोड आएंगे वो बता देना है, ठीक है। अब वो आए ओटीपी उसके, शाम को आए मास्टर जी घर पे, गेट पे पड़ते ही बोले पैसे डबल है। क्या है? पैसे डबल। वो मास्टर जी ने गेट पे ही अपना सर पकड़ लिया, बोले मैंने तेरे को 1000 बार मना किया था, लुट गई। अब उसको पूछा ढंग से कि किया क्या? बोले देखो आवाज नहीं करनी है, मेरे को आपके स्वभाव का पहले पता था, मैंने सिर्फ मेरे ही डबल करवाई। बोले किया क्या? बोले किया क्या, मेरे को पता था आप तो ऐसे चीजों का लालच रखते नहीं, तो मैंने मेरे डबल करवा लिए। और उसने कोड भेजे थे, वो भेजे थे 50-32, तो मैंने मेरे आधे डबल करवाने थे, तो मैंने उसको बताए कितने। अब आप बैठे रहो, मेरे तो 20 लाख कितने हो गए, 40 लाख हो गए, आप अपने 20 लाख रख लो। ये होता है ओटीपी। तो ऑथेंटिकेशन के कितने तरीके? 3। पहला कौन सा, दूसरा और तीसरा कौन सा है? ओटीपी मुख्य रूप से, ठीक है। अब देखो ये हो गया अपना ऑथेंटिकेशन, यानी कि प्रमाणित कर देना कि क्या आप वही सही व्यक्ति हो जिसको ये सूचनाएं एक्सेस करने का अधिकार है। तीसरा इसमें एक शब्द आता है सत्यनिष्ठा या इंटीग्रिटी। क्या बोलते हैं? सत्यनिष्ठा, या इसको बोलते हैं इंटेग्रिटी। कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि ये आईसीटी उपकरण आने के बाद में अपराध है वो बहुत तेज गति के साथ बढ़ा है,
पूरे वर्ल्ड में ये सर्वाधिक तेज गति के साथ, बट अपन डार्क वेब के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होती है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ये समाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाली है। आपने कभी मिस्टर नटवरलाल का नाम सुना? किसने सुना है? कौन था वो? पता नहीं। भारत का सबसे बड़ा ठग था। सबसे बड़ा क्या था? लुटेरा नहीं था। देखो, लूटने में ठगने में फर्क है। लूटने में तो अपन किसी के बंदूक रखे और फिर कहें कि पैसे जाए, और ठगने में क्या होता है, ऑटोमेटिक अगले को ऐसे ऐसे बैठा हुए भी लिया जाता है कि वो अगला ऑटोमेटिक क्या देता है अपने को। उसने कभी किसी भी आदमी के जिंदगी में एक भी बार थप्पड़ नहीं मारा, किसी के भी थप्पड़ नहीं मारा। उसके बावजूद उसने 3 बार ताजमहल बेचा था, 2 बार उसने संसद बेची थी। और वो तो थोड़ा सा ये हो सकता है कि 1996 के बाद में वो कहीं नहीं दिखे हैं। अगर उनको कंप्यूटर वगैरह वो इस युग में होते तो 2-4 बार वो व्हाइट हाउस जरूर बेचते, अमेरिका वाला। पूरी बाकायदा पूरी रजिस्ट्री सहित करके देते अगले को, पूरा डिटो कॉपी साइन होते, सारा पूरी सरकारी क्रियाविधि के द्वारा फिर अगले को रजिस्ट्री थमाते कि ये ले। जितना सरकार के पास आंकड़े और पैमाने नहीं थे, उनसे कहीं ज्यादा ताजमहल के उसके पास साइज और माप थी एक एक चीज की, है ना। और 2000 कम से कम उसको सिग्नेचर करने आते थे। रोलेक्स घड़ी वाले को ठग लिया उसने दिल्ली में, बोले कि मैं वित्त विभाग से आया हूं और वित्त मंत्री का सेक्रेटरी, और हमारे संसद में अमेरिका से 40 वहां के कोई सांसद आएंगे तो उनको गिफ्ट में हम घड़ियां देंगे, तो बढ़िया सी 40 घड़ी पैक कर दो। पैक करवा ली। बोले अब कल एक आदमी आएगा, आपको चेक दे जाएगा और ये घड़ियां उनको दे देना। दूसरे दिन वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया चेक उनको थमाया गया, घड़ियां ली गई। जैसे ही वो रोलेक्स वाले मालिक वो उन्होंने भेजा बैंक में चेक क्लियर करवाने के लिए, बाद में पता चला वो तो फर्जी था। बोले कौन था? कि नटवरलाल। पैसा कभी नहीं रखा उन्होंने जिंदगी में अपने हाथ में। यहां से लूटते, सीधा अपने गांव जाते, पूरे गांव को बढ़िया से जिमण जिमाते, सबको ऊपर से पैसे और देते कि ये लो ऐस करो, और वो पूरे खत्म हो जाते, तब वापस गांव से गाजे बाजे से वापस निकलते। गांव में आज भी उनका नाम सम्मान से लेते हैं, मिस्टर नटवरलाल ही बोलना पड़ता है, ऐसे नटवरलाल नहीं बोल सकते आप, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव के रहने वाले थे वो। इतना शातिर आदमी, मैं कभी सोचता हूं अगर वो इस युग में हो और उसके पास ये सारे उपकरण हो तो पता नहीं वो क्या कर जाए। उस ऑफलाइन के जमाने में भी वो इतना शातिर है, तो अभी तो कितनी सुविधाएं आदमी को अगर उतना शातिर दिमाग हो और कितनी सुविधाएं प्राप्त है वर्तमान में। जज ने एक बार उनको पूछ लिया था कि बोले इतने इतने बड़े बड़े, ये सुकेश चंद्र चटर्जी कुछ नहीं था उसके सामने, ये तो उसके समझ लो चेले है ना। दिमाग में उसके एक बार कोर्ट कार्रवाई पूर्ण होने के बाद में जज साहब ने उनको पूछ लिया कि यार करते कैसे हो नटवरलाल जी, बता तो दो। कोर्ट की कार्रवाई क्लोज हो चुकी है, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, कृपया करके प्लीज एक बार मेरे को तो बता दो, मेरे को ऐसे पता तो लग जाएगा कि हाँ आदमी कितना इंटेलिजेंट है। बोले 1 रुपया लूंगा। फीस कितनी नटवरलाल जी बताने की? 1 रुपया। जज साहब ने सोचा मैं तेरे को 50,000 दे दूं, तू रुपया ही महंगा कम से कम मांगता। तो जेब में हाथ डाला, तुरंत 1 रुपया नटवरलाल जी के हाथ में दिया। उन्होंने लेके अपने जेब में डाला और बोला जज साहब जैसे आपने दिए वैसे ही लोग देते हैं मेरे को। मैंने किसी के कोई सुई तक जिंदगी में नहीं चुभई, किसी के थप्पड़ नहीं मारी, किसी को मैंने जबरदस्ती नहीं की। जितना इजीली आप निकाल के देते हो ना, उतना ही इजीली लोग मेरे को निकाल के देते हैं। तो इस टाइप के अगर हनी ट्रैप वाले को आदमी हो वर्तमान समय में और उपकरणों का, 1996 में फिर वो गायब हो गए थे। उसके बाद में आज तक पता उन्होंने 4 साल तक लकवाग्रस्त होने की एक्टिंग की। कितने साल तक? 4 साल तक जेल में से लगता था ये आदमी अपनी दैनिक नित्य क्रियाएं करने में भी सक्षम नहीं है, इस टाइप की एक्टिंग। और उनकी जेल ट्रांसफर की जा रही थी, तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे 2 कांस्टेबल उनको लेकर जा रहे थे, तो उनको एक टेबल पर पटक दिया, बोले यहाँ रुको हम आपके लिए चाय पानी कुछ लेके आते हैं। तो वो एक कांस्टेबल तो है वो पानी पीने चला गया, एक वो चाय लेने के लिए चला गया। 1.5 मिनट बाद में आए तो नटवरलाल जी वापस नहीं मिले और आज तक नहीं मिले। उसके बाद से गायब, है ना। अब वो नहीं पता, वो पता होता तो पुलिस वाले ढूंढ लेते कहां गए। इतना शातिर आदमी जो पुलिस को सबको क्या दे जाए, दगा दे जाए। और किसी के जिंदगी में ये नहीं कि भाई हिंसा की, कभी किसी के थप्पड़ तक नहीं मारा। और फिर भी इतनी बुरी तरह, इंडिया की सबसे बड़ी 21 लूट है वो किसके नाम है?
सबसे बड़ी ठगियां उन्हीं के नाम दर्ज है अभी तक। अब आदमी को इस प्रकार के इतने सारे उपकरण पता हो और फिर अगर हो जाए तो मामला क्या है, यानी कि आईसीटी के नकारात्मक प्रभावों के अपने को फिर ब्रांड एम्बेसडर पढ़ने पड़ते, और उनमें सबसे बड़ा कौन सा होता, मिस्टर नटवरलाल। अब देखो सत्यनिष्ठा शब्द क्या है। सबसे पहला अपन ने पढ़ा था गोपनीयता। गोपनीयता का मतलब क्या है, जिस व्यक्ति का सूचनाओं पर अधिकार है केवल वही उनको एक्सेस कर सके, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं कर पाए, तो क्या है, गोपनीयता। और अगर ऐसा कोई कर जाए तो गोपनीयता नहीं है। दूसरा क्या है, अधिप्रमाणन। गोपनीयता को बरकरार रखने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं उन तरीकों को किस नाम से जानते हैं, अधिप्रमाणन के नाम से जानते हैं। ऑथेंटिकेशन अर्थात ये जांचना कि क्या आप वही वास्तविक व्यक्ति हो जिनका इन सूचनाओं पर पूर्ण स्वामित्व है और आप ही हकदार हो इन सूचनाओं को एक्सेस करने के लिए। फिर देखो ऑथेंटिकेशन के कितने तरीके, 3। पहला पासवर्ड, एक कैप्चा कोड और एक ओटीपी। इसके बाद में देखो तीसरा शब्द आता है सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी। 3 इडियट देखी सबने, एक भाषण होता है स्पीच, वो जिस रूप में लिखा गया होता है उस रूप में डिलीवर नहीं होता है, बीच में उसमें क्या होता है, परिवर्तन। वो सत्यनिष्ठ नहीं है। वही क्या नहीं है, सत्यनिष्ठ। अर्थात किसी नेटवर्क में यदि कोई भी सूचनाएं हैं वो ट्रांसफर की जा रही है तो जिस रूप में सूचना लिखी गई है, यानी कि प्रेषक ने जिस रूप में सूचना को भेजना चाहे, अगर उसी रूप में रिसीवर को प्राप्त होती है तो सत्यनिष्ठा है। और अगर उसमें संचार के दौरान वांछित या अवांछित, वांछित या अवांछित का मतलब चाहकर या कई बार तकनीकी कारणों से, वांछित या अवांछित तरीके से यदि उनमें कोई परिवर्तन हो जाए तो सत्यनिष्ठा, और उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो, जैसी प्रकार की सूचनाएं वैसी की वैसी हो, तो क्या कहलाती है, सत्यनिष्ठा कहलाती है। एक बार लिखो इतना पहले, सबसे पहला हेडिंग लगाओ अपने आईसीटी के सामाजिक प्रभाव, बाकी इसके नकारात्मक प्रभाव हुए हैं, सकारात्मक हुए हैं, वो फालतू की लाइनें अपने को पढ़नी नहीं। सबसे पहला टॉपिक डायरेक्ट लिखो गोपनीयता, अंग्रेजी में लिखो सेक्रेसी। गोपनीयता, प्राइवेसी या सेक्रेसी। लिखा आपने, हेडिंग लगाई, इसमें लिखो सूचनाओं पर पूर्ण स्वामित्व, सूचनाओं पर पूर्ण स्वामित्व वाले व्यक्ति द्वारा ही, सूचनाओं पर पूर्ण स्वामित्व वाले व्यक्ति द्वारा ही सूचनाओं को एक्सेस कर पाना, सूचनाओं पर पूर्ण स्वामित्व वाले व्यक्ति द्वारा ही सूचनाओं को एक्सेस कर पाना गोपनीयता कहलाता है। गोपनीयता कहलाता है। अर्थात किसी सूचना का उपयोग उस सूचना के पूर्ण स्वामित्व, उस सूचना के पूर्ण स्वामित्व वाले व्यक्ति या पूर्ण स्वामित्व वाले व्यक्ति या उसके द्वारा अधिकृत या उसी व्यक्ति द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही, अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही उपयोग को ही गोपनीयता कहते हैं। उपयोग को ही गोपनीयता कहते हैं।
फिर 2 नंबर लिखो अधिप्रमाणन, ऑथेंटिकेशन। अधिप्रमाणन ऑथेंटिकेशन लिखो। गोपनीयता को बरकरार रखने हेतु, गोपनीयता को बरकरार रखने हेतु, गोपनीयता को बरकरार रखने हेतु, गोपनीयता को बरकरार रखने हेतु अपनाई गई प्रक्रिया, गोपनीयता को बरकरार रखने हेतु अपनाई गई प्रक्रिया अधिप्रमाणन कहलाती है। अपनाई गई प्रक्रिया अधिप्रमाणन कहलाती है। अर्थात यह जांचना, अर्थात यह जांचना कि आप सूचनाओं के उपयोग हेतु, कि आप सूचनाओं के उपयोग हेतु अधिकृत है या नहीं। अर्थात यह जांचना कि आप सूचनाओं के उपयोग हेतु अधिकृत है या नहीं, ऑथोराइज है या नहीं। कई बार बोलते हैं ना अथॉरिटी नहीं है, यानी कि आपको अधिकार नहीं है। अगर मान लो कि आप एक किसी ऐप को प्रयोग में लेना चाहते हो, आपके अपने दोस्त को बोलते हो कई बार कि ओटीपी दे, तो वो आपको ओटीपी भेजता है, अर्थात वो आपको अधिकृत करता है कि आप इन सूचनाओं का क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। वो आपको क्या करता है, अधिकार प्रदान करता है। तो अपन सूचनाओं का उपयोग कब कर पाते हैं, जब एक तो अपने पास खुद के पास अधिकार हो या किसी ने अपने को अधिकार दिया हो। मान लो कई बार अपन बोलते हैं कि ये मेरा लैपटॉप है, इसमें ये पासवर्ड लगेंगे और ये फाइल है वो कॉपी कर लेना। इसका मतलब उस सूचना के उपयोग करने का आपने उसको क्या कर दिया, अधिकृत कर दिया कि क्या कर सकता है, तो इन सूचनाओं का उपयोग कर सकता है। फिर लिखो ऑथेंटिकेशन या अधिप्रमाणन के तरीके, अधिप्रमाणन के तरीके। पहला पासवर्ड, पासवर्ड 2 नंबर पे है कैप्चा कोड। कैप्चा कोड में लिखना यह मशीन व मानव, यह मशीन व मानव में अंतर करने का तरीका है। यह मशीन व मानव में अंतर करने का तरीका है। कई बार क्या करते हैं, वो लिखा हुआ था वेरीफाई दैट यू आर ए रोबोट और नॉट, उसके लिए फिर वो एक आपको इमेज दिखाई जाती है, चित्र दिखाते हैं, और वो इमेज अलग अलग खंडों में विभाजित होती है, और फिर पूछा जाता है कि कौन से खंड में कार है, या किस में आपको ट्रैफिक लाइट दिखाई दे रही है, या कौन से में बस दिखाई दे रही है। तो उसमें अलग अलग खंडों में अलग अलग बस है या ये चित्र होते हैं, तो जिन केवल अपन ही उसको पहचान पाएंगे कि हाँ इसमें ये है। अदरवाइज मशीन से आप स्कैन करके पूछना चाहो कि इसमें ये डायग्राम है या ये चित्र है, ये ट्रैफिक लाइट है या ये जेब्रा क्रॉसिंग है, वो कौन कौन से चित्रों में, तो मशीन पता नहीं लगा पाएगी। ठीक है। तीसरा लिखो ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी वन टाइम पासवर्ड लिख दिया है ना। फिर तीसरा लिखो सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी। सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी लिखा आपने। इसमें लिखो किसी नेटवर्क में, किसी नेटवर्क में
किसी नेटवर्क में ट्रांसफर की जा रही, किसी नेटवर्क में ट्रांसफर की जा रही सूचनाओं के, ट्रांसफर की जा रही सूचनाओं के मूल रूप में, सूचनाओं के मूल रूप में वांछित या अवांछित, मूल रूप में वांछित या अवांछित तरीके से परिवर्तन नहीं हो, वांछित या अवांछित रूप से परिवर्तन नहीं हो, तो यह गुण गोपनीयता कहलाता है। वांछित या अवांछित रूप से परिवर्तन, या क्या लिखा आपने, वांछित या अवांछित तरीके से, तो रूप से तरीके से एक ही बात है, परिवर्तन नहीं हो तो यह गुण सत्यनिष्ठा कहलाता है। सॉरी, मैंने गोपनीयता बोल दिया, तो यह गुण सत्यनिष्ठा कहलाता है। तो यह गुण सत्यनिष्ठा कहलाता है। अब देखो, एक मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, सिर्फ एक पंक्ति है और इस एक पंक्ति ने कम से कम 10 बार सवाल दिए हैं अलग अलग। अभी ग्रेड फर्स्ट क्या जो पहला पेपर हुआ था उसमें भी प्रश्न पूछा गया था, उससे पहले वाले पेपर में भी प्रश्न पूछा गया था, और लगभग जहां पे भी ये इंटरनेट सिक्योरिटी या सामाजिक प्रभाव से संबंधित मुद्दा होता है वहां पे सर्वाधिक प्रश्न बनते हैं सिर्फ एक ही लाइन से। ठीक है, तो ध्यान से समझना। मान लो आपने एक मैसेज तैयार किया, किसी को भी भेजना है, आपने क्या किया, एक मैसेज, ये मैसेज आपने लिख लिया। ये मैसेज आपके फोन में जब तक लिखा हुआ है, यानी कि एक सूचना है और ये आपके फोन में है, तब तक होता है प्लेन टेक्स्ट। कौन सा होता है, प्लेन टेक्स्ट, यानी कि साधारण टेक्स्ट है। और इस साधारण टेक्स्ट को आप पढ़ सकते हैं, अपने फोन में जो कुछ भी लिखते हैं अपन उसको पढ़ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। अब इस प्लेन टेक्स्ट को जैसे ही नेटवर्क में ट्रेवल कराया जाता है, क्या किया जाता है, इसको नेटवर्क में ट्रेवल कराया जाता है, तो नेटवर्क ट्रेवलिंग के दौरान जहां से सेंडर से लेकर रिसीवर तक पहुंचेगा, तो हो सकता है बीच में आपकी सूचनाओं को कोई चोरी कर ले, हो सकता है क्या कर ले, उन सूचनाओं का चोरी कर ले, और उन सूचनाओं को फिर बाद में क्या किया जा सकता है, उपयोग में लिया जा सकता है। उपयोग में क्या कर सकते हैं, बाद में ले सकते हैं। यदि ये उपयोग में ले ली गई तो आपकी गोपनीयता खत्म, आपकी क्या है, गोपनीयता खत्म। यानी कि आपकी सूचनाएं हैं जिस व्यक्ति तक भेजी है केवल उसी व्यक्ति को प्राप्त हो, बीच में यदि चोरी हो गई और उसको कोई पढ़ ले, उसका उपयोग कर ले, इसका मतलब आपकी क्या है, गोपनीयता खत्म। दूसरा वर्ड, आपकी सत्यनिष्ठा खत्म। कैसे, आपने संचार के दौरान यदि सूचनाओं में कोई परिवर्तन कर देता है तो वो क्या हो जाएगी, फिर सत्यनिष्ठा खत्म हो जाएगी। इसके लिए क्या किया जाता है, इस प्लेन टेक्स्ट को आपका विशेष कोड में बदल दिया जाता है। किस में बदल देते हैं, विशेष कोड में बदल देते हैं। तो ये प्लेन टेक्स्ट है, इसको कर दिया जाता है एनकोडेड। क्या कर दिया जाता है, एनकोडेड। और ये जो प्रक्रिया है एनकोडेड करने की, ये कहलाती है एनकोडिंग। क्या कहलाती है, एनकोडिंग। अब आपको जो टेक्स्ट प्राप्त होगा वो कौन सा टेक्स्ट प्राप्त होगा, एनकोडेड टेक्स्ट प्राप्त होगा। और इसी को ही मूल कंप्यूटर की भाषा में इस प्रोसेस को बोला जाता है इनक्रिप्शन। क्या बोला जाता है, इनक्रिप्शन। यानी कि ये जो टेक्स्ट प्राप्त होगा वो कौन सा होगा, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट प्राप्त होगा अपने को। कौन सा टेक्स्ट होगा, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। यानी कि मूल सूचना को गुप्त कोड में या संकेताक्षरों में बदलना क्या कहलाता है, एनकोडिंग। इसी को ही क्या बोल देते हैं, इनक्रिप्शन। और जब इसको इनक्रिप्शन से किस में बदलेंगे, गुप्त कोड में बदलेंगे, तो इसको बोल देंगे इनक्रिप्टेड टेक्स्ट या एनकोडेड टेक्स्ट। अभी ग्रेड फर्स्ट में यही क्वेश्चन पूछा गया कि किसी सूचना को गुप्त संकेताक्षरों में बदलना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। अब मान लो अपने को एनकोडिंग ऑप्शन ही नहीं दे, वो थोड़ा सा अपर स्टेप पे चला जाएगा, फिर कौन सा देगा अपने को, वो इनक्रिप्शन। कौन सा शब्द देगा, इनक्रिप्शन। या पूछेगा आपसे कि इनक्रिप्शन से क्या तात्पर्य है, तो
मूल सूचना को, प्लेन टेक्स्ट को किस में बदलना, गुप्त संकेताक्षरों में या कोड में बदल देना क्या कहलाता है, इनक्रिप्शन कहलाता है। और बदला गया टेक्स्ट क्या कहलाएगा, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। अब ये आपका इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है या एनकोडेड टेक्स्ट है, जैसे ही अगले के पास पहुंचता है तो पहले उसकी जांच की जाती है कि क्या यह वही वास्तविक व्यक्ति है जिसके लिए सूचना भेजी गई है। घर पे डाकिया आता है, पूछता है रमेश कुमार आप ही हो, बोले हाँ जी। मुकेश कुमार जी के बेटे हो, हाँ जी। आपका मकान नंबर B37 है, बोले हाँ जी। फिर लीजिए आपके लिए एक पत्र है। वो एक ऑथेंटिकेशन का तरीका था, मौखिक रूप से ऑथेंटिकेट कर रहा है। उसी प्रकार जब ये सूचनाएं डिजिटल रूप में अगले के पास पहुंचती है डिजिटल माध्यम से, तो पहले यह जांचा जाता है कि क्या यह वही डिवाइस है जिसके लिए यह सूचना भेजी गई थी। देखो जब पूरा कंप्यूटर पढ़ रहे होते हैं तब एक मॉडल होता है OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट मॉडल। इस मॉडल में टोटल 7 लेयर होती है और उन 7 लेयर से होकर ही आपका डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक ट्रांसफर होता है। उसमें जो 7वीं लेयर होती है प्रेजेंटेशन लेयर, वो जो आपकी लेयर होती है वो जांच करती है, वो इन टेक्स्ट को इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, डिक्रिप्टेड टेक्स्ट और ऑथेंटिकेशन के कार्य करती है। तो वहां पे यदि ये पता लगाया जाता है कि हाँ आपका क्या है, एकदम ऑथेंटिकेटेड हो, आप सही व्यक्ति हो और आपको ही सूचना मिलनी चाहिए, तब वापस क्या किया जाता है, इस इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को डिक्रिप्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, डिक्रिप्टेड टेक्स्ट में बदल देते हैं, या इसको बोल देते हैं अपन डिकोडेड टेक्स्ट। क्या बोल देते हैं, डिकोडेड टेक्स्ट। और इस प्रक्रिया को जाना जाता है डिक्रिप्शन के नाम से। किस नाम से, डिक्रिप्शन। या अपन इसके लिए दूसरा शब्द काम में लेते हैं डिकोडिंग। यहां एनकोडिंग था और यहां वापस क्या होगा, अर्थात किसी गुप्त सूचना को वापस मूल सूचना में बदलना क्या कहलाता है, डिक्रिप्शन या डिकोडिंग। और जो टेक्स्ट प्राप्त होगा उसको क्या बोलेंगे, डिक्रिप्टेड टेक्स्ट या डिकोडेड टेक्स्ट। तो देखो सबसे पहले प्लेन टेक्स्ट को किस में बदलना, गुप्त कोड में बदलना क्या कहलाता है, इनक्रिप्शन या एनकोडिंग। वापस इसको ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस पूर्ण होने के बाद में वापस मूल सूचना में बदलना क्या कहलाता है, डिक्रिप्शन या डिकोडिंग। और ये टेक्स्ट क्या कहलाएगा आपका, डिक्रिप्टेड टेक्स्ट या डिकोडेड टेक्स्ट। एक बार ये लाइन लिखो है जैसे, हाँ लिखवाऊंगा मैं। एक्सप्लेन तो कर दी, लिखवानी बाकी है। हाँ लिख दिया सबने, हाँ जी। सूचनाएं चोरी कैसे होती है, जूलियन असांजे का नाम सुना आपने, नहीं सुना। अमेरिका की रक्षा विभाग की फाइल्स है ना, वो ट्रांसफर की जा रही थी ऑनलाइन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जा रही थी। पूरी सूचनाएं बीच में चुरा ली अपने लैपटॉप में, और उसके बाद में आज भी इक्वाडोर में शरण ले रखी है। और अमेरिका कहता है कि एक एक बार हमको जूलियन असांजे दे दो वापस।
है ना। तो जो ये साइबर हैकिंग का कार्य करते हैं वो इन सूचनाओं को क्या कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं। जिस भी डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंचने वाली होती है उससे पहले ही क्या कर लेते हैं, उनको बीच में चुरा लेते हैं। अमेरिका के रक्षा विभाग जैसी फाइल्स को चोरी करना, ये समझ लो कितना बड़ा अपराध किया होगा उस आदमी ने। लेकिन आज भी वो कहता है कि मेरे को 1 घंटा लैपटॉप दे दो, कौन सी सूचना आपको चाहिए। उसने ये बता दिया कि भारत में एक उत्तर प्रदेश नाम का राज्य है जिसकी एक मुख्यमंत्री मायावती हुआ करती है, जिसने अपने सैंडल लंदन से मंगवाने के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर को लंदन भेज दिया था। यहां तक की सूचना चुराने में वो सक्षम है। तो है वो साइबर हैकिंग वाले आदमी है, ऑटोमेटिक इन चीजों के साथ वो कार्य कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखो, अपन ने कहा कि कोई भी सूचना जो भेजी जानी है, कोई भी सूचना जो ये आपराधिक प्रवृत्ति होती है ना, ये आदमी को बहुत अधिक आकर्षित करती है ना। आदमी जब भी कोई मूवीज वगैरह देखता है जिसमें अपराध से संबंधित घटनाएं होती है, उसको बड़े अपन गौर से देखते हैं कि अब क्या होगा। कहीं पे भी देख लो अपराध से संबंधित कोई भी चीज। और दूसरी, आपने साइकोलॉजी में भी पढ़ा होगा कि जिनसे अपने को क्षणिक आनंद मिलता है या फिर अपने लिए जो नकारात्मक आपके पास जितने भी उत्प्रेरक होते हैं उनकी तरफ अपन बहुत अधिक जल्दी क्या होते हैं, आकर्षित है। आज तक है ना, मैं इस बैच की बात बताऊं, मैं आपने शायद मेरे को सिंगल क्वेश्चन तक नहीं पूछा आपने कभी। हर बैच में इतनी पर्चियों का ढेर लगता है, एक भी पर्ची एक आई थी, वो क्वेश्चन से संबंधित कोई मतलब है, एक भी पर्ची नहीं। और आज ऐसे क्वेश्चन दागे जा रहे हैं तुरंत कि ये कैसे होता है, ये कैसे ही नहीं होता है। अपने को सिर्फ टर्म याद रखनी है कि ये 5 फरवरी तक अपने को क्या चाहिए, क्वेश्चन सही हो जाए, है ना। क्योंकि वो जो भी है आगे की तरफ माना की कितनी है, अपने को मान के ही वही चलना है। अभी कितने मान के चलना है अपने को, है ना। तो इन चीजों पर, वही नकारात्मक बातों पर अपने को ध्यान नहीं देना, और न ही ऐसी ये सीखना है कि हैकिंग कैसे होती है। और हर बैच में भी पूछते हैं बाद में, फ्री होने के बाद में, सर वो थोड़ा बताओ ना कैसे होता है। तो मैं आपको बता दूं, मेरे को भी नहीं पता है, न मेरे को आता है, न तो मेरे को हैकिंग आती है, नहीं मेरे को सीखनी है, नहीं मेरे कोई काम की। ठीक है, चलो। हाँ नहीं कर सकते हैं, मशीन नहीं कर सकती। यदि आप मानव हो तो ही आप वो कैप्चा कोड एंटर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। बाकी सारे काम कर देंगे मशीन से। जो भी कॉपी कट पेस्ट वाले काम होते हैं वो सारे किए जा सकते हैं। केवल कैप्चा कोड है तो उसको केवल मानव ही पढ़ सकता है, बाकी नहीं पढ़ सकते। ठीक है, अब देखो प्लेन टेक्स्ट। तो प्लेन टेक्स्ट यानी कि जो सूचना आपके अभी समझने योग्य है उसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजोगे, तो प्लेन टेक्स्ट को गुप्त कोड में बदल दिया जाता है, ताकि यदि गोपनीयता का खतरा हो और उसके बावजूद यदि आपके नेटवर्क से कोई सूचनाओं को चोरी कर ले तो उनका उपयोग नहीं कर पाए। इसके लिए इस प्लेन टेक्स्ट को किस में बदल दिया जाता है, विशेष कोडेड आपके टेक्स्ट होता है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं, इनक्रिप्शन, या इसको क्या बोलते हैं, एनकोडिंग। ये इनक्रिप्टेड या एनकोडेड टेक्स्ट ही नेटवर्क में ट्रेवल करता है, यानी कि इस डिवाइस से लेकर उस डिवाइस के पहुंचने तक ये पूरा का पूरा टेक्स्ट कैसा रहेगा, एनकोडेड रहेगा या इनक्रिप्टेड रहेगा। बीच में यदि उनको चोरी कर ले तो कोई भी इनका उपयोग नहीं कर पाएगा। मान लो कि आपने इधर से भेजा हाय और ये इधर आपके पास अगले के पास प्राप्त हुआ, तो वो इनका क्या अर्थ निकालेगा, कोई अर्थ नहीं निकाल सकता। तो ये सूचनाओं को विशेष गुप्त कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर अगले की जैसे ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस पूरी हो जाती है, ये पता कर लिया जाता है कि हाँ ये अधिप्रमाणित डिवाइस है, इस तक ही सूचना पहुंचनी चाहिए, तब इसको वापस क्या कर दिया जाता है, डिक्रिप्ट कर दिया जाता है। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिक्रिप्शन या डिकोडिंग। आप व्हाट्सएप मैसेज नई चैट स्टार्ट करते हो तो ऊपर की तरफ बिल्कुल छोटे छोटे अक्षर में लिखा हुआ है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। क्या लिखा रहता है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। यानी कि ये आपका मोबाइल, आपने जो कुछ भी मैसेज लिखा वो जैसे ही नेटवर्क में ट्रेवल करना प्रारंभ करेगा तो इस बिंदु से लेकर ये पूरे आपके नेटवर्क सिस्टम में किस रूप में चलेगा, इनक्रिप्टेड चलेगा।
और वापस जिसे अगले के पास पहुंचेगा तो पहले अगले की जांच की जाएगी कि हाँ मैसेज किसके लिए था, इसी के लिए था, गलती से कहीं दूसरे आपके एड्रेस पर डिलीवर तो नहीं हो रहा है। जब ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तब इसको वापस क्या कर दिया जाता है, डिक्रिप्शन कर दिया जाता है। अर्थात बीच में कोई सूचनाएं चुरा ले तो भी उनका कोई उपयोग नहीं कर सकता। मैसेज भेज दिया करो, लिख दिया आपने ये, चलो एडिंग लगाओ। सबसे पहले एडिंग लगाओ इनक्रिप्शन, हेडिंग लगाओ इनक्रिप्शन, हेडिंग लगाओ इनक्रिप्शन, लिखो भेजी जाने वाली सूचना को नेटवर्क में चोरी होने से बचाने के लिए तथा गोपनीयता को बरकरार रखने के लिए चोरी होने से बचाने के लिए तथा गोपनीयता को बरकरार रखने के लिए इनक्रिप्शन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। 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 लिखा आपने? फिर लिखो डिक्रिप्शन। ये लिखो डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन देखो, इनक्रिप्शन के दौरान कोडेड रूप में परिवर्तित सूचना को प्रदर्शित सूचना को ऑथेंटिकेशन के बाद, परिवर्तित सूचना को ऑथेंटिकेशन के बाद परिवर्तित सूचना को ऑथेंटिकेशन के बाद पुनः मूल सूचना में बदलना डिक्रिप्शन कहलाता है। पुनः मूल सूचना में बदलना डिक्रिप्शन कहलाता है। पुनः मूल सूचना में बदलना डिक्रिप्शन कहलाता है। लिख दिया? नेक्स्ट लिखो स्पाईवेयर। स्पाईवेयर देखो, एक शब्द होता है स्पाइंग, समझना पहले। कौन सा शब्द है? स्पाइंग। स्पाइंग का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की गतिविधियों पर गुप्त रूप से निगरानी रखना, यानी कि अगले को पता नहीं चलेगा कि मेरी गतिविधियों को कोई नजर रखे हुए है, और उस पर क्या करना, नजर रखना, क्या कहलाता है? स्पाइंग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पाइंग कहलाता है। अब जिन प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के द्वारा अपन किसी भी व्यक्ति की डिजिटल गतिविधियों पर, यानी कि वह मोबाइल, लैपटॉप, इन सब से क्या कर रहा है, तो उन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जो प्रोग्राम प्रयोग में लिए जाते हैं, जो सॉफ्टवेयर प्रयोग में लिए जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? स्पाईवेयर बोला जाता है। आपने कभी थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़ा वो विवाद चला था, पेगासस, नाम सुना आपने? पेगासस विवाद। पेगासस क्या है? पेगासस इजराइल का एक शहर है। पेगासस क्या है? एक इजराइल का शहर। इस पेगासस शहर में एक भारत की रक्षा डील हुई थी। क्या हुई थी? रक्षा डील।
यहां से अपन ने कुछ रक्षा से संबंधित उपकरण खरीदे थे और ऐसा कहा गया कि इस रक्षा डील के दौरान एक स्पाईवेयर खरीदा गया और ये स्पाईवेयर कम से कम 200 लोगों या 250 लोगों के लिए मुकदमा चला था वो कोर्ट में कि 250 प्लस लोगों के फोन टैप किए जा रहे हैं और उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। तो ये स्पाईवेयर किस डील के दौरान खरीदा गया? अब आपसे पूछा जाए कि पेगासस विवाद किससे संबंधित है, तो ये गोपनीयता से संबंधित है। किससे संबंधित है? गोपनीयता से। यदि मान लो कि कोई व्यक्ति किसी से बात कर रहा है और उसको अपन टैप करें तो ये अपन उसकी गोपनीयता भंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गोपनीयता भंग कर रहे हैं, प्राइवेसी है उसको लीक कर रहे हैं। तो ये पेगासस विवाद में ये लफड़ा था कि एक रक्षा डील के दौरान स्पाईवेयर नाम का एक क्या खरीदा गया है, आपके कोई सॉफ्टवेयर खरीदा गया है और ये 250 प्लस लोगों की क्या कर रहा है? फोन टैप कर रहा है। इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट तक ये विवाद चला था। तो ये स्पाईवेयर किसके लिए प्रयोग में लिए जाते हैं? किसी की गतिविधियों पर गुप्त रूप से निगरानी रखने के लिए। और ये कौन से गुण है उसकी अवहेलना कर रहे हैं? गोपनीयता की। किसकी अवहेलना कर रहे हैं? गोपनीयता की। अर्थात उनकी क्या कर रहे हैं? जो भी सीक्रेट जितने भी घटनाएं हैं या उनके पास डाटा है उनको क्या कर देते हैं? ये लीक कर देते। चाय की तड़ी तक तुम पीछे पीछे जाते हो ना, वो भी स्पाइंग है, ध्यान रख लेना। एक शब्द होता है रैनसमवेयर। कौन सा है ये? ध्यान से समझना थोड़ा सा। साइबर अटैक जानते हो? ऑनलाइन हमला होता है, उस ऑनलाइन हमले को किस नाम से जानते हैं? साइबर अटैक। क्या बोलते हैं? साइबर अटैक। अब इस साइबर अटैक के दौरान क्या होता है कि साइबर अटैक के दौरान जो अटैकर होता है, हमलावर होता है, वो जिस भी कंप्यूटर पे हमला करते हैं उसमें एक विशेष प्रकार के प्रोग्राम का समूह भेजते हैं। सॉफ्टवेयर होता है और उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या होता है? रैनसमवेयर। वो जैसे ही आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में एंटर होता है तो आपके कंप्यूटर में एंटर होते ही आपकी सभी फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देता है। क्या कर देता है? इनक्रिप्ट। मान लो आपकी MS वर्ड की फाइल है, आप ओपन करोगे तो लिखा हुआ है इनक्रिप्टेड फाइल और आपकी पूरी सूचनाएं गायब, यानी सब फाइल्स को लॉक कर देता है। वो वास्तविक रूप से क्या कर देता है? लॉक। अर्थात जितनी भी उसमें सूचनाएं होती है उनको कोडेड रूप में बदल देता है, PDF तक को बदल देता है। फोटो वीडियो कुछ भी ओपन नहीं होगा आपका, सारा क्या हो जाएगा? इनक्रिप्टेड हो जाएगा। और फिर थोड़ी देर में मैसेज आएगा आपके पास कि इतने पैसे भेजिए, धन भेजिए, ताकि आपको फाइल्स को वापस डिक्रिप्ट कर दिया जाएगा। अपन कई बार ये रैनसमवेयर से संबंधित कार्य अपन ने बचपन में किए। अपन बड़े भाई या बड़ी सिस्टर जिनसे अपने को उम्मीद होती थी कि इनसे थोड़े कुछ लूटे जा सकते हैं, उनके अपन कुछ वस्तुएं छुपा देते थे। एक जूता छुपा दिया, पैसे दोगे तो मिलेगा, नहीं तो कभी कभी तो पैसे मिल जाते। और अगर वो पहले से ही किसी मामले में फ्रस्ट्रेट है तो फिर पीठ पे मुक्का पड़ता है, इसे जोर वाला, है ना। फिर अपने को इनक्रिप्ट करना पड़ता, वापस तुरंत निकाल के, जहां कहीं पे भी अपन ने छुपाया होता निकाल के दे देना पड़ता, है ना। तो चाहे पीठ पे मुक्का पड़ो और भले 1-2 रुपया मिलो, लेकिन कुछ तो अपने को प्राप्त ही होता था। इन रैनसमवेयर में क्या करता है, ये साइबर अटैकर जो भी होते हैं वो सारी फाइल्स को क्या कर देते हैं। ये रियली में मेरे साथ हुआ था लॉकडाउन में। लैपटॉप में बैठ के और फ्री में मैच देखना चाह रहे थे विदाउट हॉटस्टार के सब्सक्रिप्शन के। तो कई बार ऐसी लिंक वगैरह प्राप्त होती रहती, जैसे क्या होता है वो लाइव मैच चलता रहता है। तो मैं ऐसे ही सोच रहा, मैंने कहा इसके कौन पैसे देगा, एक काम करते हैं कहीं ना कोई जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। मैं ढूंढने में लगा हुआ। अब ये होता कब है, ध्यान रखना, जब अपन अनसेफ कोई भी ब्राउजिंग कर रहे होते हैं तब ये ज्यादा खतरे बढ़ जाते हैं। फिर तो वो ऐसे फिर इलीगल कार्य है, वो सारे के सारे अपने को मिलेंगे सारी अनसेफ वेबसाइट्स पर। तो मैं वो ढूंढ रहा था, इतने में साइबर अटैक रैनसमवेयर आया, सारी फाइल्स लो, कोई PDF वगैरह फोटो कुछ भी फाइल ओपन है, फिर मैसेज आ जाए $400 सेंड करो। कितने डॉलर है? $400 है। बावड़ा है। लगाया दूसरा पेन ड्राइव, तुरंत अपन ने विंडो ही दूसरी डाल दी कंप्लीटली। मैंने कहा रख तेरी जितनी भी इनक्रिप्टेड फाइल्स, ज्यादा से ज्यादा कोई नोट्स वगैरह किताबें वगैरह उनकी PDF थी और अपने कोई विशेष। लेकिन दिक्कत कब हो सकती है, जब वही कोई एक बहुत बड़ी कंपनी के क्या हो डॉक्यूमेंट और उनको इनक्रिप्ट कर दिया जाए और फिर अपने को क्या करने पड़ सकते हैं, उनको पैसे। अब दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती है कि उनको अगर डिक्रिप्ट करना है
तो उसके लिए की होती है एक डिक्रिप्शन की। अगर वो की आप एंटर करोगे तो ही उस की के द्वारा ही उसको क्या किया जा सकता है, डिक्रिप्ट किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब मान लो कि कोई भी व्यक्ति, कोई, जैसे अपन ये साधारणतः ये कह सकते हैं कि किसी ने पासवर्ड लगा दिए, तो पासवर्ड अगले ने क्या लगाया होगा अपने को उससे कोई मतलब नहीं रहता, नहीं अपना अनुमान लगा सकते कि शायद ये इसने क्या किया होगा, पासवर्ड लगाया होगा। तो उस की का पता लगाना क्या होता है, सबसे मुश्किल। तो कई कंडीशन में क्या हो सकता है, कोई कंपनी है उसके यदि रैनसमवेयर से उसका कंप्यूटर लैपटॉप प्रभावित हुआ है तो वो उसके लिए क्या हो सकता है, बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो रैनसमवेयर का मतलब क्या होता है, साइबर अटैक के दौरान प्रभावित कंप्यूटर की सभी फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है, रैनसमवेयर कहलाता है। लिखो, कहां तक लिखा था अपन ने, स्पाईवेयर नहीं लिखा, लिखो क्या हुआ। अपने पास कौन से विशेष डॉक्यूमेंट को कंपनी वगैरह वालों के पास होते हैं, अपने वाले तो ज्यादा से ज्यादा कोई नोट्स वगैरह थे, उसमें भी हो सकता है कोई राजस्थान जीके की कहानियां हो, उसमें भी हो सकता है कोई महाराणा प्रताप हो, मैंने कहा पढ़ ले आराम से बैठ के तेरा डिक्रिप्ट करके, और इससे ज्यादा क्या होगा। लिखो स्पाईवेयर, लिखो स्पाईवेयर, लिखो। तुम बहुत आगे चले जाते हो कभी, लिखो स्पाईवेयर। और मैं इन बातों का हैबिचुअल नहीं हूं, मैं आपको बता देता हूं ना, फिर डांट पड़ जाएगी आपके, आप फिर बोलोगे हमको बोल दिया। लिखो स्पाईवेयर, किसी सॉफ्टवेयर द्वारा, किसी सॉफ्टवेयर द्वारा, किसी सॉफ्टवेयर द्वारा किसी व्यक्ति की गतिविधियों पर, किसी व्यक्ति की गतिविधियों पर गुप्त रूप से निगरानी रखना, गुप्त रूप से निगरानी रखना, गुप्त रूप से निगरानी रखना, गुप्त रूप से निगरानी रखना। फिर लिखो नीचे पेगासस विवाद, पेगासस विवाद, पेगासस विवाद स्पाईवेयर से संबंधित विवाद है, पेगासस विवाद स्पाईवेयर से संबंधित है, जिसमें स्पाईवेयर से संबंधित है, जिसमें जिसमें गोपनीयता भंग, गोपनीयता भंग करने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें गोपनीयता भंग करने को लेकर विवाद हुआ। नेक्स्ट लिखो रैनसमवेयर, रैनसमवेयर, इसमें लिखो साइबर अटैक के दौरान साइबर अटैक के दौरान प्रभावित कंप्यूटर की सभी फाइल्स को, साइबर अटैक के दौरान प्रभावित कंप्यूटर की, प्रभावित कंप्यूटर की सभी फाइल्स को, सभी फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देने वाला सॉफ्टवेयर, साइबर अटैक के दौरान प्रभावित कंप्यूटर की सभी फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, रैनसमवेयर होता है। ठीक है, आपसे पूछे कि रैनसमवेयर से क्या मतलब है, तो साइबर अटैक के दौरान प्रभावित कंप्यूटर की सभी फाइल्स को क्या कर देता है, इनक्रिप्ट कर देता है। चलिए आगे, ये नाम सुने थे क्या पहले कभी आपने, नहीं सुने? तो ध्यान रखना, कई बार सीधा की पॉइंट आपको डायरेक्ट पर्सन यहां से बन सकता है, सिर्फ एक पॉइंट देगा आपको और तुरंत पूछ ले तुरंत कि इनक्रिप्शन क्या है, डिक्रिप्शन क्या है, एनकोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है, रैनसमवेयर क्या है, स्पाईवेयर क्या है, तो सारा इनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एक देखो शब्द होता है फिशिंग,
ये क्या है देखो, मान लो कि किसी एक अकाउंट से कोई धन ट्रांसफर करना है, और किस में ट्रांसफर करना है, किसी दूसरे अकाउंट में, और ये साइबर अटैकर क्या करते हैं, इस अकाउंट से पैसा है वो किसी तीसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर ले, जिस अकाउंट में ट्रांसफर होना है उसमें नहीं होता है, और ये साइबर अटैकर क्या कर ले, किसी तीसरे अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर ले। तो इस प्रकार की ऑनलाइन पैसे से संबंधित धोखाधड़ी है, उसको किस नाम से जाना जाता है, फिशिंग के नाम से जाना जाता है। लिखो, ऐसे एक एक छोटे छोटे वर्ड ही है वो केब के रूप में, फिशिंग। फिशिंग ऑनलाइन धोखाधड़ी द्वारा पैसे या धन चुराना, पैसे की जगह धन शब्द लिखो सही रहेगा। ऑनलाइन धोखाधड़ी द्वारा धन चुराना फिशिंग कहलाता है, धन चुराना फिशिंग कहलाता है। लिखा। एक शब्द होता है डार्क वेब। डार्क वेब देखो, एक अपन ने पढ़ा था सर्च इंजन, पढ़ा था सर्च इंजन। तो इंटरनेट का वह भाग जो सर्च इंजन की पहुंच में होता है वो केवल 5% ही है। कितना परसेंट है, 95% भाग है वो डार्क वेब कहलाता है, और वो किसकी पहुंच में नहीं होता, यानी कि आप कुछ भी खोजोगे तो सर्च इंजन उस भाग तक नहीं पहुंच पाता है। इंटरनेट का वह भाग क्या कहलाता है, और यह भाग है वो सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाता है असामाजिक गतिविधियों के लिए या अनैतिक गतिविधियों के लिए। जैसे कोई ड्रग सप्लाई से संबंधित कार्य है, कोई आपके पास ऑनलाइन फ्रॉडिंग से संबंधित कार्य है, कई प्रकार से अपन ये देखते हैं कि स्पाईवेयर संबंधित ये ऐसी घटनाएं हैं, उनसे संबंधित डील के लिए। तो अनैतिक कार्यों के लिए ये भाग प्रयोग में लिया जाता है, और इसको किस नाम से जानते हैं, डार्क वेब के नाम से जानते हैं, और ये सर्च इंजन की पहुंच से परे होता है। तो इंटरनेट का वह भाग जो कि सर्च इंजन की पहुंच में नहीं होता है, सर्च इंजन की पहुंच से भी आगे की बातें हैं, वो क्या कहलाता है, फिर कौन सा भाग कहलाता है। कल भी एक लफड़ा हुआ था, कल चल रहा था मामला कि डार्क वेब पे दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल का डाटा चुरा लिया गया। क्या चुराया गया, डार्क वेब के द्वारा वो डाटा चुरा लिया गया, मरीजों की जानकारियां हैं वो चुरा ली गई। अब मान लो वो जानकारियां हैं वो फार्मा कंपनीज को बेची जा सकती है, फार्मा कंपनीज को उनकी जानकारियों को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो वो बेचने पर फार्मा कंपनीज क्या करेगी, उनकी बीमारियों से संबंधित एनालिसिस करके फिर उन मरीजों को लूटने का काम कर सकती है। तो इस प्रकार से अगर अवैधानिक तरीके से जितने भी काम होते हैं उनमें सर्वाधिक किस भाग का सहारा लिया जाता है, डार्क वेब का सहारा। ये भी अपने समाज के लिए क्या है, खतरा है। ये भी समाज के लिए क्या है, एक खतरा। और कौन सा भाग होता है इंटरनेट का जो कि सर्च इंजन की पहुंच में नहीं होता, उसको किस नाम से जानते हैं, डार्क वेब के नाम से जानते हैं। लिखो, लिखो डार्क वेब। इंटरनेट का वह भाग, इंटरनेट का वह भाग जो जो सर्च इंजन की पहुंच से परे होता है। इंटरनेट का वह भाग जो सर्च इंजन की पहुंच से परे होता है। इसका सर्वाधिक प्रयोग अनैतिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। इसका सर्वाधिक प्रयोग अनैतिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। कल देखो मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि अपन फ्लिपकार्ट ओपन करते हैं, वहां से कोई स्वेटर ढूंढते हैं, तो अपने को स्वेटर से संबंधित संपूर्ण जानकारियां है वो फ्लिपकार्ट का सर्वर उपलब्ध करवाता है। अपने को वो जानकारी कौन उपलब्ध करवाता है, फ्लिपकार्ट का सर्वर। इस डार्क वेब में दिक्कत यह है कि अपने को सर्वर का नहीं पता चल पाता कि कौन से सर्वर के द्वारा अपने को इंफॉर्मेशन है। अगर सर्वर का पता चल जाए तो फिर तो बता सकते हैं कि यहां से है ये सूचनाएं एक्सेस से हो रही है, लेकिन उसमें किसका पता नहीं चल पाता, सर्वर का पता नहीं चल पाता। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, साहित्य चोरी।
साहित्य चोरी। ध्यान रखना, ये हिंदी वाला वर्ड नहीं देगा आपको, एग्जामिनर हिंदी वाला वर्ड नहीं देगा, आपको देगा प्लेगियारिज्म। अब वो हो सकता है कि आपको इस रूप में दे दे, ऐसे भी तो दे सकता है ना। तो ध्यान रखना, साहित्य चोरी का वही अर्थ है जो आप सोच रहे हो, अर्थात किसी भी लेखक, व्यक्ति, कवि की मूल रचनाओं में से कुछ अंश चुराकर स्वयं के नाम से प्रकाशित कर लेना, ये कृत्य क्या कहलाता है? साहित्य चोरी कहलाता है। यानी कि किसी भी लेखक है, व्यक्ति है, इसने कोई मूल रचना लिखी, कोई अपनी पुस्तक लिखी, उसमें से कुछ अंश चुरा लिए, कुछ दोहे चुरा लिए और फिर उनको खुद के नाम से क्या कर देना? प्रकाशित कर देना, उस पर अपना स्वामित्व जता लेना, क्या कहलाता है? साहित्य चोरी कहलाता है। अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं इसको? प्लेगियारिज्म। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट शब्द आएगा आपके पास में जब अपन अंश नहीं चुराएं। अपन क्या नहीं चुराएं? अंश। और पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही चुरा ले, उसको बोल देते हैं पाइरेसी। क्या बोलते हैं उसको? पाइरेसी। पाइरेसी। इसमें क्या करते हैं, मान लो किसी एक व्यक्ति ने कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसने क्या किया? सॉफ्टवेयर क्रिएट किया और उसका मन यह था कि इस सॉफ्टवेयर को मैं मार्केट में बेचकर उससे खूब सारे पैसे लूंगा। प्ले स्टोर पर कुछ ऐप पेड आते, तो उसी प्रकार एक व्यक्ति ने क्या किया? बहुत अच्छे प्रोग्राम लिखे और बोले इन प्रोग्राम से जो सॉफ्टवेयर बनेगा उसको मैं मार्केट में बेचूंगा और खूब सारा धन क्या करूंगा? अर्जन करूंगा। उस व्यक्ति की वो मेहनत थी, उसने पूरा अपना समय, धन और अपनी बुद्धि सारी उन चीजों में लगाई और क्या तैयार किया? सॉफ्टवेयर। अब उसकी जो प्रोग्राम फाइल्स है उसको कोई बीच में चोरी कर ले। अब वो चाहता है कि मैं तो उसको 500 रुपए में बेचता और चोरी करने वाला व्यक्ति कहे 100 रुपए में ले लो। उसका तो लगा ही क्या था? उसको तो बेचना है, कैसे भी बेचो। तो किसी भी उत्पाद को या ऑनलाइन प्रोडक्ट हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, भले आपकी चाहे मूवी हो, चाहे कोई और उत्पाद हो, उसको अधिकृत व्यक्ति की अनुमति के बिना चोरी करके उसको मार्केट में बेचकर पैसे कमा लेना क्या कहलाता है? ये इसके ऊपर एक बार एक अखबार में बहुत बड़ा लेख भी आया था। सर्वाधिक इससे प्रभावित है सिनेमा जगत। कौन प्रभावित है? कोई भी मूवी बनती है तो उसका एकमात्र उद्देश्य होता है पैसे कमाना। उसका एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? सब यही सोचते हैं कि क्या कर लूं। कभी आपने ये देखा है कि किसी मूवी का रिव्यू लिखा है तो उसमें लिखा हुआ है ये आज तक की सबसे अच्छी मनोरंजनात्मक मूवी है, लिखा हुआ था ये 300 करोड़ के क्लब को पार कर जाएगी, ये 100 करोड़ के क्लब को पार है। यानी कि हमेशा मूवी है उसकी तुलना किससे करते हैं? कमाई से। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य समाज को कोई मनोरंजन करना नहीं है, सीधा काम क्या है? पैसा कमाना। अब कोई मान लो आपका प्रोड्यूसर है, वो पैसे कमाने के लिए मूवी बनाए और उसकी मूवी रिलीज होने से पहले ही कोई चोरी करके टेलीग्राम पर सबको भेज दे कि ये लो आराम से देखो, कहीं आपको थिएटर में जाने की आवश्यकता नहीं है, फालतू में पैसे नहीं खर्च करने, मैं आपको उपलब्ध करवाता हूं। तो वो कौन सा कृत्य है फिर? पायरेसी। तो किसी भी उत्पादों को ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम में या फिर आईसीटी उपकरणों का प्रयोग करते हुए मार्केट में बेचकर उस अधिकृत व्यक्ति की अनुमति के बिना बेचकर पैसे कमा लेना क्या कहलाता है? इसमें तो कुछ अंश चुरा के प्रकाशित कर रहा था, यानी कि छोटा मोटा काम था, एक दो थप्पड़ मार के सेट किया जा सकता है। यह तो पूरा बड़ा अपराध है, यानी कि उसमें तो अगले का कुछ नहीं है, जिसने चोरी किया उसका कुछ नहीं, इधर से चुराया है और इधर बेचा है, सब कुछ उसके तो क्या हो रहा है? फ्री में। उस प्रकार के कृत्य को क्या बोला जाता है? पायरेसी बोला जाता है। लिखो साहित्य चोरी, प्लेगियारिज्म। लिखो किसी लेखक की मूल कृति, किसी लेखक की मूल कृति से कुछ अंश चुराकर उसकी अनुमति के बिना प्रकाशित कर देना। किसी लेखक की मूल कृति से कुछ अंश चुराकर उसकी अनुमति के बिना प्रकाशित कर देना क्या कहलाएगा? साहित्य चोरी। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ पायरेसी, प्रकाशित कर देना। फिर लिखो साहित्य चोरी। साहित्य चोरी तो लिख दिया, पायरेसी कौन सा लिखोगे?
पायरेसी। देखो, किसी उत्पाद को अधिकृत व्यक्ति की अनुमति के बिना, किसी उत्पाद को अधिकृत व्यक्ति की अनुमति के बिना, अधिकृत व्यक्ति की अनुमति के बिना ऑनलाइन माध्यमों द्वारा बेचकर, ऑनलाइन माध्यमों द्वारा बेचकर धन अर्जन करना, ऑनलाइन माध्यमों द्वारा बेचकर धन अर्जन करना पायरेसी कहलाता है। धन अर्जन करना पायरेसी कहलाता है। बेचे जाने वाले उत्पाद, बेचे जाने वाले उत्पाद की कॉपी को पायरेट कॉपी कहा जाता है। बेचे जाने वाले उत्पाद की कॉपी को पायरेट कॉपी कहा जाता है। लिख दिया आपने? ये चले आगे। अब देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखना, बौद्धिक संपदा का अधिकार, बौद्धिक संपदा का अधिकार, राइट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, राइट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। थोड़ा ध्यान से समझना, अपने संविधान में अपने को कुछ अधिकार दिए गए, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, अपने को शिक्षा का अधिकार है, अपने को कहीं पे भी भ्रमण करने का अधिकार है, अपने को समानता का अधिकार है, अपने को नींद का अधिकार है, नींद लेने का अपने को अधिकार है। ध्यान रखना, अपने को निर्बाध गति से नींद लेने का अधिकार है। नींद का ही नहीं, निर्बाध, यानी कि बीच में आपकी निद्रा को कोई भंग नहीं कर सकता, और अगर भंग करता है तो इसका मतलब आपके कानूनी अधिकारों का क्या किया गया है? हनन किया गया है। आप कोर्ट में जा सकते हो कि मेरे अधिकारों को क्या कर दिया गया है? हनन किया गया है, इस आदमी को सजा है। और ये अधिकार दिलवाया था अपने को बाबा रामदेव ने। किसने दिलवाया? बड़ी विडंबना है कि वही 4 बजे उठकर सबसे पहले अपनी निद्रा भंग करते हैं कि यो करो और वो करो और वो करो, सोने दो आराम। और अपने अपने रूममेट को, साथ वाले को ये कह दो कि तेरा जो 4 बजे 5 बजे जो भी अलार्म वगैरह बजते हैं और सुबह तेरी जो खटपट होती है, वो अगर मेरी निद्रा में खलल, उसने बाधा उत्पन्न की, खलल दिया, तो मैं क्या कर सकता हूं? तेरे खिलाफ कोर्ट में जा सकता हूं। ये रूममेट के साथ में ही अप्लाई करना है। सिर्फ घर पे जाके तुमने ये ऐसे कानूनी अधिकार मांगे, पहले तुम्हारी पीठ पे इतने मुक्के पड़ेंगे हद से ज्यादा, और फिर तुम्हारे बाकी के थोड़े बहुत अधिकार है वो भी आपसे छीन लिए जाएंगे। तो मामला गड़बड़ हो सकता है। सिर्फ रोब किसको दिखाना है? रूममेट को। मकान मालिक को भी नहीं बताना है, नहीं बर्तन बाहर फेंक दिए जाएंगे, है ना। फिर अपने एग्जाम तक ऐसे रिस्क नहीं लेना है। सिर्फ किसको छोड़कर? रूममेट को छोड़कर। बाकी किसी के लिए ये मत कहना मेरे को नींद का अधिकार है या और है, नहीं तो घर वाले पहले तो मारेंगे जूते, और जो कुछ पहले से ही थोड़े बहुत राइट्स है वो भी आपके छीन लिए आएंगे, है ना। अब देखो, एक अधिकार और होता है अपने को, वो है बौद्धिक संपदा का अधिकार। बौद्धिक संपदा का अधिकार से मतलब है कि कोई व्यक्ति ने अपनी बुद्धि से यदि कोई प्रोडक्ट बनाया है तो उस प्रोडक्ट पर, उसके बौद्धिक उत्पाद पर उसका पूर्ण स्वामित्व होना चाहिए। वो चाहे तो उसको क्या करे? उत्पादित करे, वो चाहे तो उसको उत्पादित नहीं करे, उस पर उसका क्या होना चाहिए? पूर्ण अधिकार। मान लो जिस व्यक्ति ने ये स्टाइलस बनाया, उसने ये कह दिया कि इसके केवल 10 यूनिट बनने चाहिए, इसके अलावा इसके बनने ही नहीं चाहिए,
तो यदि नहीं बनाए जा रहे हैं तो उसका क्या है, बौद्धिक संपदा का अधिकार है वो संरक्षित है। और अगर बना लिए जा रहे हैं इसका मतलब उसके बौद्धिक संपदा के अधिकार का क्या किया जा रहा है, हनन किया जा रहा है। आपने डॉक्टर दिलीप महालनोबिस का नाम सुना? अभी थोड़े दिन पहले उनका निधन हुआ है, तो थोड़ा ध्यान रखना। उन्होंने ओआरएस घोल की खोज की थी। किसकी खोज की थी? ओआरएस घोल। ओआरएस घोल किस काम में आता है? जब शरीर निर्जलीकृत हो जाता है, निर्जलीकरण की समस्या हो जाती है, अपना शरीर डिहाइड्रेट होता है, उस कंडीशन में अपने को क्या दिया जाता है। जब उन्होंने खोज की थी तो ये लोगों ने उनको समझाया कि इसका पेटेंट करवा लो, अपने बौद्धिक अधिकार का उपयोग करते हुए क्या कर लो, उसको पेटेंट करवा लो, आपको खूब सारे पैसे मिल जाएंगे। बोले नहीं, मेरे को जिंदगी, लोगों की जिंदगी प्यारी है, न कि पैसे। अब मान लो कई आपने फार्मा कंपनीज में ऐसे सुना होगा कि मेडिकल दवाई बहुत महंगी महंगी आती है, कई है ना, हजार रुपए तक के टेबलेट आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि वो जो जिन्होंने भी निर्मित किया है उन्होंने अपने नाम से उसको क्या करवा लिया, पेटेंट, और वो उसका लिमिटेड प्रोडक्शन ही करते हैं, यानी कि उत्पादन उनका ज्यादा नहीं करते हैं, ताकि मार्केट में यदि मांग रहती है तो जिस भी वस्तु की मांग रहती है उसकी कीमत हमेशा उच्च होती है। तो वो उन सिद्धांतों पर चलते हैं और पैसे लूटने का काम इन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं करना, जिसको भी प्रोडक्शन करना आराम से प्रोडक्शन कीजिए। और पूरे वर्ल्ड में ओआरएस घोल की वजह से 4 करोड़ लोगों की जान बची आज तक। कितने करोड़ लोगों की? तो वो पैसे की बजाय उनको कितनी लोगों की दुआएं मिली है? 4 करोड़ की। भाई जिसने भी ये घोल बनाया है उसको भगवान क्या रखे, खुशी रखे, सुख प्रदान करे। अभी उनके थोड़े दिन पहले निधन हुआ है, तो याद रखना। अब मान लो कि वो उनका पेटेंट करवा लेते। आजकल अपन जाते हैं, अगर किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाके कहें कि ओआरएस घोल दो, शायद 5-10 रुपए में अपने को बड़ा सा पैकेट दे दिया जाता है। 15-20 रुपए ले लेते होंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन इतना सारा देते हैं। और यही अगर पेटेंट किया हुआ होता तो फिर वो 1000 रुपए की छोटी सी पुड़िया आती है कितनी, और डॉक्टर कहता सोने से पहले आधा चम्मच लेना है। अब भी कहता है भर भर के पी, 5 बार 10 बार, तेरा जितनी बार मन करता है उतना बार घोल के, और बाद में इतनी सी पुड़िया में आता, बोलते आधे चम्मच ही लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। तो वो उनका क्या था, एक बौद्धिक उत्पाद था, है ना, उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से उत्पन्न उनका एक प्रोडक्ट था। और अगर वो चाहते तो उस बौद्धिक संपदा के अधिकार के तहत वह उस पर क्या रख सकते थे, पूर्ण स्वामित्व रख सकते थे। उनकी अनुमति के बिना उसका प्रोडक्शन नहीं होता। अब देखो इस संबंध में सर्वप्रथम सबसे पहले बात करें तो 1967 की बात है। कब की बात है? 1967। एक संयुक्त राष्ट्र संघ नाम का संगठन है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस यूएनओ ने एक संगठन की स्थापना की और इस संगठन का नाम है विपो। क्या नाम है इसका? इसका मतलब है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और शॉर्ट में क्या बोल देते हैं इसको? विपो। हिंदी में बोलते हैं इसको विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। और इस संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई है? यूएनओ के द्वारा। कब की गई है? 1967 में। और इसका हेडक्वार्टर रखा गया है जेनेवा। कहां पे रखा गया है? जेनेवा कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय रखा गया है। यह विपो नामक संगठन करता क्या है? तो यह बौद्धिक संपदा के अधिकारों को संरक्षित रखने का कार्य करता है। यानी कि विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर बौद्धिक संपदा से संबंधित अधिकारों के संरक्षण के लिए कौन सा संगठन कार्य करता है? विपो। हेड ऑफिस कहां पे है? जेनेवा। विपो का मतलब क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये किसके द्वारा स्थापित संगठन है? यूएनओ के द्वारा। और कब स्थापित है? 1967 में। और अभी इसमें वर्तमान में टोटल 184 देश है, वो सदस्य देश है। कितने सदस्य देश है? 184। और भारत भी इसका क्या है? सदस्य देश है। अर्थात भारत भी बौद्धिक संपदा के संरक्षण को लेकर प्रयासरत है, ठीक है। उसके बाद की बात करते हैं। देखो, इसे आपके संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी, WTO। और बात है 1995 की। कब की बात है? 1900। WTO का मतलब क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। क्या है ये? विश्व व्यापार संगठन।
इस विश्व व्यापार संगठन के द्वारा एक संधि की गई। इसके जितने भी सदस्य देश है उन सभी सदस्य देशों से इन्होंने एक संधि की और उस संधि का नाम रखा गया ट्रिप्स। क्या नाम रखा गया? यानी कि ट्रिप्स एक प्रकार की संधि है, एक प्रकार का समझौता है। ट्रिप्स क्या है? एक समझौता। किसके द्वारा किया गया? डब्ल्यूटीओ के द्वारा। और कब किया गया है? 1995 में। डब्ल्यूटीओ का मतलब क्या है? विश्व व्यापार संगठन। अब इस ट्रिप्स समझौता है, इसका मतलब है एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड रिलेटेड aspect of intellectual property rights। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देखो, ट्रिप्स का मतलब एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये है क्या? एक समझौता। और किससे संबंधित है? बौद्धिक संपदा के संरक्षण से संबंधित। अब देखो, विश्व व्यापार संगठन है तो ये किससे संबंधित कार्य करेगा? व्यापारिक गतिविधियों से। तो इन्होंने इस समझौते के तहत ये कहा कि डब्ल्यूटीओ किसी भी प्रकार से बौद्धिक संपदा के अधिकारों का हनन करने वाले उत्पादों के व्यापार के लिए सहमत नहीं है। यानी कि हम ऐसे किसी भी व्यापार को अनुमति नहीं देंगे जो कि किसका हनन करता हो? बौद्धिक संपदा के अधिकारों का हनन करता हो। और इसके लिए उन्होंने टोटल 7 प्रकार के बौद्धिक अधिकार बताए हैं। इस ट्रिप्स समझौते में कितने बौद्धिक अधिकारों का उल्लेख है? 7। कई बार सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि ट्रिप्स समझौते के तहत कितने बौद्धिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो कितने बौद्धिक अधिकारों का उल्लेख है? 7 बौद्धिक अधिकारों का उल्लेख। फिर अपन बात करते हैं कि भारत ने क्या किया। तो ध्यान रखना, भारत में टोटल 8 अधिनियम पारित है। कितने अधिनियम पारित है? 8 अधिनियम पारित है। और ये 8 अधिनियम बौद्धिक संपदा संरक्षण करने का कार्य करते हैं। इनमें एक है, आपका याद रखना, द कॉपीराइट एक्ट। कौन सा है? कॉपीराइट एक्ट। और ये कॉपीराइट एक्ट आया था 1957 में। कब है? 1957 में पारित किया गया द कॉपीराइट एक्ट। अर्थात आप किसी भी प्रकार से साहित्य चोरी करने का कार्य नहीं कर सकते। होता है, बुक कॉपीराइट होती है। अगर आप इसमें से कोई भी अंश वगैरह कुछ चुराते हो तो उसके ऊपर कौन सा एक्ट लगाया जा सकता है? कॉपीराइट एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। फिर एक आया पेटेंट एक्ट, द पेटेंट एक्ट। कौन सा एक्ट है? द पेटेंट एक्ट। और ये आया आपका 1970 में। कब आया था? 1970 में। तो पहला तो एक्ट है द कॉपीराइट एक्ट 1957, द पेटेंट एक्ट 1970। दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। इन टोटल 8 में से कुछ इंपोर्टेंट है, इनमें ये 2 तो क्या है? सबसे अधिक इंपोर्टेंट है। आपसे अगर सीधा सा प्रश्न पूछ ले, द पेटेंट एक्ट कब पारित हुआ? किससे संबंधित है? बौद्धिक संपदा के संरक्षण से संबंधित है। तो भारत में 8 अधिनियम लागू किए गए हैं, जिनमें से ये एक प्रकार का एक एक्ट है। इसके अलावा आया द जीआई टैग एक्ट। कौन सा आया? जीआई टैग एक्ट। जीआई टैग का मतलब होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो जीआई टैग है वो आपका है 1999। कब पारित किया गया है? 1900। अभी लेटेस्ट में कौन सी वस्तु को है जीआई टैग प्रदान किया गया है? सोजत की मेहंदी को। तो द जीआई टैग एक्ट कब है? 1999। उसके बाद में है आपका द ट्रेडमार्क एक्ट। कौन सा है? द ट्रेडमार्क एक्ट। ये ट्रेडमार्क एक्ट भी आपका कब है? 1999 में। कई बार अपन वस्तुओं के ऊपर लिखा हुआ रहता है टीएम। उस टीएम का मतलब क्या है? ट्रेडमार्क। यानी कि वो उस एक्ट के प्रतिबंधों का पालन करने वाली वस्तु है, उस एक्ट के प्रतिबंधों का अवहेलना करने वाली होती है, तब उसके ऊपर टीएम लिखा हुआ नहीं है। फिर आया था द डिजाइन एक्ट। कौन सा है? द डिजाइन एक्ट। और ये डिजाइन एक्ट आया था सन 2000 में। यदि किसी भी वस्तु की कोई भी डिजाइन है, उस डिजाइन को डिजाइन एक्ट के तहत यदि रजिस्टर्ड करवा ली जाए तो उस जैसी कोई भी दूसरा व्यक्ति डिजाइन नहीं बना सकता। आप ये बाइक वगैरह इनकी देखते होंगे कई बार, तो इनकी डिजाइन है वो यदि पहले उसको क्या कर दिया जाए रजिस्टर्ड, तो उसके समान कोई अन्य प्रकार की डिजाइन है उसकी कॉपी नहीं की जा सकती है। उसके बाद में जो आपके पास एक्ट आए वो एक एक्ट आया आपके पास है, कितने हो गए? 5। छठा देखो, छठा एक्ट है वो आया आपके पास है द आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप डिजाइन लेआउट एक्ट।
और ये आपके पास आया है सन 2000 में। ये भी कब है? सन 2000। तो डिजाइन से संबंधित दोनों एक्ट कब है? सन 2000 में। द आईसी चिप डिजाइन लेआउट एक्ट, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट किससे संबंधित है? कंप्यूटर निर्माण से। तो कंप्यूटर निर्माण से संबंधित यदि किसी व्यक्ति ने कोई आईसी चिप क्रिएट की, उसने नई आईसी चिप कोई बनाई और उस आईसी चिप की डिजाइन और लेआउट को क्या करवा लिया उसने? रजिस्टर्ड, तो उसकी कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। उसके बाद में है द प्लांट वेराइटीज, द प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स, फार्मर से राइट एक्ट। और ये एक्ट आया आपके पास 2001 में। कब आया? 2001। और प्लांट वेराइटीज यानी कि विभिन्न पौधों की क्या? वेराइटीज, और साथ में क्या? किसानों के अधिकार। कौन से एक्ट के तहत है? 2001। और 8वां जो आपके पास अधिनियम है वो है द बायोडाइवर्सिटी एक्ट। कौन सा है? द बायोडाइवर्सिटी एक्ट। और ये भी कब है आपका? 2001 में। ये टोटल कितने एक्ट है? 8 एक्ट है। इन 8 एक्ट में भारत में बौद्धिक संपदा के अधिकार को संरक्षित किया गया। देखो सीधा सा प्रश्न तो ये पूछा जाएगा कि भारत में बौद्धिक संपदा के संरक्षण हेतु कितने अधिनियम पारित है? तो सीधी संख्या याद रखनी कितनी? 7 और 8 में कंफ्यूज नहीं होना है। देखो 7 तो क्या है? ट्रिप्स ने 7 प्रकार के बौद्धिक अधिकार बताए, लेकिन भारत में अधिनियम कितने हैं? 8। और 8 अधिनियम में बौद्धिक संपदा से संबंधित अधिकारों को संरक्षित किया गया है, जिसमें सबसे पहला कौन सा है? द कॉपीराइट एक्ट। कौन सा है? द कॉपीराइट एक्ट। कब आया? 1957। द पेटेंट एक्ट कब है? 1970। द जीआई टैग एक्ट कब है? 1999। द ट्रेडमार्क एक्ट कब है? 1999। द डिजाइन एक्ट कब है? 2000। द आईसी चिप डिजाइन लेआउट एक्ट कब है? 2000। और द प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट कब है? 2001। और द बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब है? 2001। इतनी चीजें याद रहेगी एक बार के लिए तो लिखो। कहां तक लिखा था अपन ने? पायरेसी लिख दी थी। अब लिखो बौद्धिक संपदा का अधिकार, बौद्धिक संपदा का अधिकार। हेडिंग लगाया राइट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। लिखो किसी व्यक्ति की मानसिक शक्तियों के द्वारा, किसी व्यक्ति की मानसिक शक्तियों के द्वारा उत्पन्न, किसी व्यक्ति की मानसिक शक्तियों के द्वारा उत्पन्न भौतिक व अभौतिक, उत्पन्न भौतिक व अभौतिक उत्पादों पर, भौतिक व अभौतिक उत्पादों पर, भौतिक व अभौतिक उत्पादों पर उसका पूर्ण स्वामित्व होता है। भौतिक व अभौतिक उत्पादों पर उसका पूर्ण स्वामित्व होता है। भौतिक व अभौतिक उत्पादों पर उसका पूर्ण स्वामित्व होता है। बौद्धिक संपदा के अधिकारों के संरक्षण हेतु बौद्धिक संपदा के अधिकारों के संरक्षण हेतु वैश्विक व राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रयास किए गए। बौद्धिक संपदा के संरक्षण हेतु वैश्विक व राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रयास किए गए। सबसे पहले लिखो 1967, 1967। ये वैसे 14 जुलाई 1967 को स्थापना की गई थी। अपने 1967 याद रख लेना बहुत है। लिखो 1967 संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विपो की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विपो की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विपो की स्थापना लिखी। अब नीचे लिखो विपो की फुल फॉर्म, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इससे पहले वाली लाइन
इससे पहले वाली लाइन थी, बौद्धिक संपदा के अधिकारों के संरक्षण हेतु वैश्विक व राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रयास किए गए। यही है। इसके बाद में तो ये बोला 1967 संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विपो की स्थापना। अच्छा, 2 कमांड पीछे चले गए हम। फुल फॉर्म लिखो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। लिख दिया। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, हिंदी में लिख दिया। चलो आगे लिखो, यह संगठन वैश्विक स्तर पर बौद्धिक संपदा के अधिकारों को संरक्षित करता है। यह संगठन वैश्विक स्तर पर बौद्धिक संपदा के अधिकारों को संरक्षित करता है। यह संगठन वैश्विक स्तर पर बौद्धिक संपदा के अधिकारों का संरक्षण करता है। लिखो, इसका मुख्यालय जेनेवा। लिख दिया। फिर लिखो, इसमें 184 सदस्य देश है। 184, इसमें 184 सदस्य देश, 184 सदस्य देश। फिर लिखो 1995, 1995। अगर आपका पेपर ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस, यानी कि पूर्णतः सिलेबस पर आधारित हो, तो एग्जाम में जो ये मैंने शायद कितने पेज लिखाए होंगे, मैंने पूरे 30-35 पेज लिखाए होंगे कंप्लीट। 5 क्वेश्चन इनमें से छपे हुए दिखेंगे आपको सीधे सी। अगर पेपर सेटर ने कोई विशेष प्रकार की हरकतें नहीं की तो, ऑन द बेसिस रहा, टू द पॉइंट उन्होंने अगर बात की, तो लगभग पूरे आपके 500% आपके इन पेज में से आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिल जाएंगे। और ये लास्ट वाली 2 यूनिट थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान रखना। आज और कल के जो 2 दिन है, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 2 क्वेश्चन देके जाएंगे 5 में से। कितने देके जाएंगे? तो यह आज जितनी भी चीजें बताई है मैंने आपको, वो 5 क्वेश्चन, और हो सकता है कि 1 क्वेश्चन तो ये विपो ही दे दे सीधा सा। कौन सा दे दे? बाकी कहीं लपड़ा झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं, लड़े झगड़े ही नहीं, सीधा सा कौन सा दे जाए? पूछ ले, विपो की स्थापना कब हुई? 1967। विपो का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये बौद्धिक संपदा के अधिकारों का संरक्षण है। सीधा सा प्रश्न दे सकता है। और ध्यान से समझना इन पेज को, क्योंकि ये चीजें बहुत बिखरी हुई थी। वास्तविक रूप से देखें, इनको सबको बहुत ही संक्षिप्त रूप में मैंने आपके सामने इतने कम समय में इन चीजों को आपके लिए प्रस्तुत किया था। तो इनको संगठित किया है। ये कई चीजों का निष्कर्ष है। संश्लेषित विषय सामग्री है, ये ध्यान रखना। विश्लेषित है नहीं है, संश्लेषित है कि मतलब इंपोर्टेंट छांट के आपके सामने रखी गई थी। तो इनका हर सप्ताह में कम से कम 1 बार तो रिवीजन करना एग्जाम तक। कोई सा भी शायद ऐसा विषय नहीं होगा जो इतने कम समय में इतनी कम विषय वस्तु के साथ कितने क्वेश्चन दे जाइए? 5 क्वेश्चन के लिए बाकी सब्जेक्टों में लड़ना झगड़ना पड़ता है। कभी यहाँ पे युद्ध कराओ और कभी वहां पे कराओ और कभी वो लड़ो और झगड़ो, पता नहीं कितनी महाभारत टाइप की कहानियां पढ़नी पड़ती है, तब जाके 2 या 3 क्वेश्चन सही। लास्ट में अपने पास कितने क्वेश्चन सही हो रहे? 5, और इतने कम समय में, और सारे के सारे हंसते खेलते। सिर्फ इतना ही है कि इनमें जो शब्द है, वोकेब है, वो आपकी थोड़ी सी ज्यादा विस्तृत है, बिखरी हुई चीजें हैं। तो इनको एक साथ याद रखने के लिए एक ही तरीका है, बता दूं मैं आपको, वो हर सप्ताह में 1 बार पढ़ना है। क्या करना है? हर सप्ताह में 1 बार
तभी ये चीजें याद हो पाएगी, नहीं तो याद ही नहीं हो पाएगी। कई चीज याद नहीं होती है ना, तो उसका एक ही तरीका, उसको एक बार ब्रेकफास्ट में, एक बार लंच में, एक बार डिनर में 3 टाइम लो तो याद हो सकती है, अदरवाइज याद है। बार बार पुनरावृत्ति करो, कोई चीज नहीं याद होती है, कैसे नहीं होती है, बार बार क्या कर दो उसकी पुनरावृत्ति, पूरी कंप्लीट आपको क्या रहने लगेगी, याद है। और ये हैबिट डालनी पड़ेगी, ऐसे बिना हैबिट के चीजें नहीं होती है। आगे लिखो 1995 में 1995 में WTO, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन ब्रैकेट में लिख लेना WTO, WTO द्वारा ट्रिप्स नामक समझौता किया गया। WTO द्वारा ट्रिप्स नामक समझौता किया गया। WTO द्वारा ट्रिप्स नामक समझौता किया गया। ट्रिप्स नामक समझौता किया गया। ट्रिप्स की फुल फॉर्म लिखो। ट्रिप्स नामक समझौता किया गया। ट्रिप्स की फुल फॉर्म लिखो, एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नहीं लिखा? लिख दिया? लिखो, इस समझौते में, इस समझौते में 7 प्रकार के, इस समझौते में 7 प्रकार के बौद्धिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इस समझौते में 7 प्रकार के बौद्धिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इस समझौते में 7 प्रकार के बौद्धिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। फिर लिखो, भारत में, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, भारत में, भारत में बौद्धिक अधिकारों के, भारत में बौद्धिक अधिकारों के संरक्षण हेतु, बौद्धिक अधिकारों के संरक्षण हेतु 8 अधिनियम पारित किए गए हैं। 8 अधिनियम पारित किए गए हैं। इनकी डेट याद रख लेना एक बार सबकी, है ना, और ये उतारो।
छाप लिया आपने? चले आगे। चले। लिख दिया? चले आगे। लिख रहे हो भी? अब चल आगे। देखो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ सोशल साइट। देखो सामान्यतः 200 प्रकार की सोशल साइट है वो प्रचलित है। कितने प्रकार की? 200 प्रकार की। तो अपने को संभव नहीं है कि 200 प्रकार के नाम याद रखें। अपने को जो याद है वो अपने लिए सफिशिएंट है। जैसे आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, वो मैसेजिंग ऐप है, सोशल मैसेजिंग ऐप है ना। हाँ, ट्विटर, ऑरकुट, ट्विटर के बारे में बात करेंगे अभी, ऑरकुट, फ्लिकर, माई स्पेस, ये मुख्य रूप से प्रचलित क्या है आपकी सोशल साइट। एक याद रखना है आपको, ट्विटर, ये सर्वाधिक विश्वसनीय क्या है? विश्वसनीय सोशल साइट है। विश्वसनीय सोशल साइट। थोड़ा सा याद रखना कि सबसे अधिक विश्वसनीय कौन सी है? ट्विटर। इसका प्रयोग सरकार व प्रशासन तक अपनी सूचनाएं जनता तक पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग करती है। तो एक तो दूसरा, कभी भी इस पर रायता नहीं फैलाना है। ट्विटर पे कभी भी हर बात का संज्ञान लिया जाता है, इस पर ध्यान रखना। ट्विटर पर यदि आप किसी को भी टैग करके कुछ भी यदि अपनी प्रतिक्रिया देते हो तो उसका संज्ञान है। बाकी आप किसी भी साइट पे कोई सा भी रायता फैलाओ, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। इस पर थोड़ा सा, और अगर किसी को विश्वास नहीं हो तो कपिल शर्मा को पूछना, है ना। तो थोड़ा सा ये क्या है? विश्वसनीय सोशल साइट है। सरकार तक इसको अपनी सूचनाएं संप्रेषित करने के लिए इसका प्रयोग है। अगर ट्विटर जैसी ही पूछे कि भारतीय ऐप कौन सी है जो सेम ट्विटर की तरह ही है, तो वो है कू। कौन सी है? कू। कू नामक ट्विटर के जैसी समान भारतीय ऐप है। और ये किसकी तरह पूरे के पूरा इसका पूरा संचालन है वो किसकी तरह है? फर्क इतना ही है कि बस इनकी चिड़िया नीली है, अपनी वाली चिड़िया ब्राउन है। इनकी चिड़िया का पार्श्व दिखता है, अपनी वाली चिड़िया वो फ्रंट से दिखती है। फर्क इतना ही है ना। द लल्लन टॉप न्यूज चैनल नाम सुना आपने? पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन न्यूज नेटवर्क है। क्या नाम है? द लल्लन टॉप, पूरा वर्ल्ड में। और है कहां का? इंडिया का है। तो उसके जो कार्यक्रम होते हैं उसमें कई बार ये ऐड आते हैं किसके? कू के, कि ये कार्यक्रम कू द्वारा प्रायोजित है। कू क्या है? आपको मान लो कि कई बार सीधा पूछ ले कि कू क्या है, और पहला ऑप्शन दिया जाए द सोशल साइट। यार ये तो क्या होगी, अपने को तो सोशल साइट है वो सारी पता है, हम तो सब पे रात को 3-3 बजे तक का समय गुजारते हैं, तो ये तो अपने से तो क्या छुपे हुए होंगे, और अपना क्वेश्चन गलत ही हो सकता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, इसमें मैं आपको लिखवा रहा नहीं हूं वो चीजें। सोशल साइट के एक तो लाभ क्या होता है कि आप कम समय में
एक बहुत बड़े समूह में सूचनाओं को संप्रेषित है। मान लो कि आपने फेसबुक पे डाल दिया तो एक साथ कई लोग देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे आपको जो लोग फॉलो करते हैं, आपने कोई सूचना है वो संप्रेषित की तो बहुत ही कम समय में एक बहुत बड़े समूह के व्यक्तियों में क्या किया जा सकता है, सूचना को संप्रेषित किया जा सकता है। एक लोग है वो सामाजिक रूप से इसमें एक दूसरे से जुड़ते हैं। हालांकि परिवार में बोलचाल बंद, फिर भी फेसबुक पर 5000 दोस्त होते हैं, वो अलग बात है। मुख्य रूप से तो ये दो फायदे, बाकी हानियों में क्या है तो ध्यान रखना, एक तो ये असामाजिक तत्वों के लिए थोड़ा सा क्या हो सकता है, लाभदायक हो सकता है। वो क्या कर लेते हैं कि कोई ऐसी सूचना जिसको संप्रेषित नहीं किया जाना है उसको भी वो क्या कर देते हैं, इन साइट के माध्यम से एक साथ तेज गति के साथ बहुत बड़े लोगों के समूह में इसको संप्रेषित कर सकते हैं, जिससे समाज में क्या हो सकती है, अशांति व्याप्त हो सकती है। दूसरा, ये किशोर लोगों का सर्वाधिक समय खर्च करने वाली आपके पास एक साइट्स है और वो अपना कीमती समय को यहाँ पे बेवजह क्या करते हैं, खर्च करते हैं। दूसरा, ये व्यक्ति में मानसिक तनाव अवसाद का कारण भी है ना। सीन तो 12 बजे कर लिया था, 3 बज गए, रिप्लाई क्यों नहीं आया, टेंशन होती है बेचारे को, नींद और ये वास्तविक कारण है तनाव, बेचैनी, नींद नहीं आने का कारण है सोशल साइट्स है ना। और ये लोगों में मानसिक विकार उत्पन्न कर सकती है। कई बार आप देखते होंगे कि ऑनलाइन गेम खेलने से बच्चे को डांटा तो माता पिता की हत्या करने पर उतारू हो गया, इस प्रकार से। तो ये थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान रखना है कि ये आने वाली समाज की कई पीढ़ियों को खराब भी करने में सक्षम है। सिर्फ फायदा तो कितने हैं, 2। पहला तो क्या है कि नए नए लोगों से जुड़ सकते हैं, और दूसरा कोई भी सूचना को अपन तेज गति के साथ एक विशेष बड़े वर्ग में एक साथ संप्रेषित कर सकते हैं। लेकिन इनके पीछे के जो हानियां है वो लाभ से कई गुना अधिक है। तो इनका उपयोग एक लिमिटेड एरिया तक ही होना चाहिए और एक विशेष लिमिटेशन में कि इतने समय तक ही अपने को इनका उपयोग। अगर कोई व्यक्ति आदी हो जाए तो वो व्यक्ति अपनी मनोदशा खो बैठता है। ध्यान रखना, किसी को होता है कि स्टोरी लगाने का शौक हो तो वो दिन में 60, 70, 80 होश ही नहीं रहता है कितनी का लगानी है। किसी को पोस्ट अपलोड करने का होता है तो वो फिर पूरे दिन वो एक ही ध्यान रखता है कि मेरी फोटो सबसे अच्छे कौन से पोज में आ सकती है। इसके अलावा दुनियादारी जाए बाढ़ में, पूरे दिन बस एक ही मंथन रहता है उसके दिमाग। ठीक है, तो ये व्यक्ति की मानसिक स्थिति को भी विकार करने में, तो ये सी मैं बातें लिख पाऊं अच्छी थोड़ी लगेगी, नहीं लगेगी ना। तो सिर्फ ये इतना उतार लो, सोशल साइट ट्विटर के सामने लिख देना सबसे विश्वसनीय सोशल साइट। बाकी अपनी तीसरी यूनिट है उस पर चर्चा करेंगे अपन कल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल